Yes, good morning to all of you friends. We start a class at 10 a.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 10 a.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. Two first में बोलता है Dimple, हर्ष, कुसुम, पल्लवी, अजय, चीकू, स्नेहा and others. The answer is yes. We move forward. गौतम, अनुप्रिया and others. Good morning. 4% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली इट शुड वर्क. मोबाइल से देख रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड ठीक है कि नहीं देखिए. डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है और फिर बुधवार को पीडीएफ फाइल बना के जॉब अपलोड करता हूं. तो लिंक्स को भी करीब 31 या 32 वीक्स आर लेफ्ट. आज दो बार लेक्चर में मिलेंगे, सुबह भी और रात को भी, क्योंकि ये जो डेफिसिट वाला लास्ट सेगमेंट है वो ऐसा है कि एक दिन में खत्म करे तो बेहतर है. तो अब तक पिलर 2A टैक्सेशन खत्म, 2B ब्लैक मनी फाइनेंस कमीशन खत्म, 2C सब्सिडी खत्म, 2D डिसइन्वेस्टमेंट डेफिसिट एफआरबीएम एक्ट और लंबी चौड़ी उसकी सब बातें देखिए. देखिए कल रात तक जो हमने पढ़ा था ये सब्सिडी सैलरी वगैरह, इसमें से भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनेंस कमीशन 50 में बना, पे कमीशन 47 में बना, प्लानिंग कमीशन 50 में बना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थिंक 60 में बना था. मोरारजी देसाई थे, फिर सेकंड वाला बाद में बना वीरप्पा मोइली थे वगैरह वगैरह. मुझे याद है कि मैं सब पढ़ के बैठा हूं. आप भी जब सब पढ़ के बैठेंगे बार बार रिवाइज करेंगे आपको भी याद आएगा. फिर मेरा ये कहना है ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी हैंडआउट में दिए होते हैं, वो आपको आराम से पढ़ना है. व्हाट्सएप मैसेज नहीं है हैंडआउट. जैसे ये 7th पे कमीशन तो उसमें सब लिखा सेटअप बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे आया है, वो वर्च एरिया था 46 में या 47 में. तो हल्के में मत लीजिए चीजों को. टीडीएस में पूछ सकते हैं तो यूपीएससी आईएएस में भी पूछ सकते हैं. अरेंज इन क्रोनोलॉजी ऐसा कुछ टाइम पेपर पे लिखा नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे. ये सब क्वेश्चन कैसे 10 ईयर्स में एक बार आते हैं. जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो क्या 3 साल में नहीं आया तो जीवन में कभी नहीं पूछेंगे, ऐसे शॉर्टकट बताते हैं. पर उन्होंने आपसे फी नहीं लिया, मैंने फी लिया तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है तो मैं ज्यादा पढ़ाता हूं. नाउ और भी पीवाई पे वो ब्रेक में देखेंगे. आज के टॉपिक में मेरा सबसे आग्रह है नोट पेन लेके बैठो, ठीक से बैठो, सोते सोते मत पढ़ो. इसका कारण ये है कि आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे. ग्रॉस पीजल डेफिसिट, नेट पेजल डेफिसिट, एक्स वाई जेड. ऑफ कोर्स हैंडआउट में सारे फॉर्मूला दिए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन पावर कम होता है. मतलब उसको क्लास 1 से 12 तक ना उसके टीचर ने ठीक से पढ़ाया है, ना फिर कि वो खुद ही मौज मस्ती में था उसने पढ़ा नहीं है. तो उसको आसान सी भी चीजें दिमाग में जल्दी उतरती नहीं. तो दूसरों को तो जल्दी से उतर जाए तो फिर उनका मेल देख के खुद का चोपड़ा नहीं जलाना चाहिए. स्वीकार करो कि भाई मुझे टाइम लगता है समझने में, सीखने में. तो नोट पेन लेके बैठो, लिखते रहो जितने फॉर्मूले आते हैं. तो दैट इज वन थिंग. ये खुद की सच्चाई का स्वीकार करना बहुत जरूरी है. कुछ दिन पहले मधुकर सराय थे अहमदाबाद में मिले थे, एक वीडियो बनाया. बहुत गहरी बात उन्होंने कही कि मान लीजिए सचिन ने एक मैच में 99 रन पे आउट हो गया, तो जो दूसरा मैच होगा उसमें ऐसा हम बोलेंगे अब तुम बस 1 रन बनाओ और तुमको हम सेंचुरी घोषित करेंगे. नहीं, नेक्स्ट मैच में 0 से वापस 100 करने होंगे, सेंचुरी काउंट करवानी है तो. सिमिलरली जो आप यूपीएससी में फेल हुए, आप कहीं मैं रिपीटर हूं, एज इफ की दैट इज एन अचीवमेंट. पर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो आप दूसरों के साथ ही हैं, तो आपको भी 0 से लेके जो भी 90 100 मार्क लाने तो लाने हैं, सबको लाने. तो स्वीकार करो आप कि मुझे पढ़ना होगा. एग्जाम प्रोसेस को, इस पढ़ाई की प्रोसेस को आप हल्के में मत लो. मुझे जो चीज में टाइम लगता है आई विल पुट एफर्ट. सीधी सी बात है. इफ आई एम रिपीटर तो मतलब आप फेल हुए हैं, ये पहले तो स्वीकार करो कि मैं फेल हुआ हूं. कमेंट में मत रहिए. डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब क्या है कि सरकार को इनकम हुई 10 और खर्चे 26, तो मतलब घाटे में चल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डेफिसिट. पैसा जो बजट होता है इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट. कभी उल्टा भी हो सकता है, सरकार को इनकम 20 है और खर्चे सिर्फ 15 रुपए के, तो यहाँ पर क्या उनके पास पैसा बच जाएगा तो हम कहेंगे सरप्लस बजट. हालांकि सरकारों को मॉडर्न समय में सरप्लस बजट तो यूजुअली होते ही नहीं है, क्योंकि सब गवर्नमेंट्स को चुनाव जीतने हैं तो ये योजना चलाते रहो तो हमेशा एक्सपेंसेस विल बी मोर, इनकम विल बी लेस. तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, दे विल हैव टू टेक लोन्स. उधारी में पैसा लेना होगा. वही आज के 2 लेक्चर्स का सेंट्रल थीम है. तीसरा, अगर जो कोई बजट ऐसा हो कि जिसमें सरकार की इनकम भी 10 हो और एक्सपेंस भी 10 हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस बजट, संतुलित बजट. अब हमें समझते हैं ढेर सारे डेफिसिट के टाइप्स एक एक करके देखते हैं. देखिए बजट अब तक हमने देखा तो बजट के 2 पार्ट थे, रेवेन्यू और कैपिटल. उसके अंदर इनकम एक्सपेंस सब था. अभी उसमें से हम पढ़ाई करेंगे अलग अलग डेफिसिट फॉर्मूला. अब याद करो फरवरी में इंटरिम बजट आया, इलेक्शन के बाद जुलाई में वापस फुल बजट आया, या हम कहें जनरल बजट आया. अभी फिर से अपने दुख कम नहीं हुए, फरवरी में फिर से बजट आएगा. मतलब ये तो आईपीएल जैसी फील आ रही है. आईपीएल में एक साल जीत के बेचारा वर्ल्ड कप मैंने जीता ऐसा कुछ फील ले, लेकिन नहीं 4 महीने में फिर से कर लेंगे. जस्ट फॉर द पेज व्यूज. तो डरना नहीं है, उसको भी हम फ्री में पढ़ लेंगे अंडर द विन 25 सीरीज. अपना कोर्स तो दिसंबर तक नहीं पढ़ जाना है. अब मेरा आपको ये कहना है कि अब समझो जो हमें लेटेस्ट याद रखना होगा वो कौन सा याद रखना होगा कि 2025 के फिजल डेफिसिट की क्या बातें चली. अभी हम बीच मझदार में है. तो मैंने आपका जो हैंडआउट बनाया उसमें सब ग्राफिक्स डाले होंगे, तो उसमें मैंने फिजल डेफिसिट के थियरी समझाने के लिए 2024 के इंटरिम बजट का ग्राफिक्स डाला है, क्योंकि उस वक्त बनाया था. फिर से उसको एडिट करके अपडेट करने में मुझे सेंस नहीं लगती, क्योंकि उसको फिर से एडिट करना पड़ेगा 4 महीने बाद विन 25 के लिए और अपनी एग्जाम मई महीने में. तो कुल मिलाकर आप समझिए कि सरकार को जो फिजल डेफिसिट यानी उधारी करनी पड़ती है उसके लेटेस्ट डेटा मैंने आपके हैंडआउट में दिया, इंक्लूडिंग ये जुलाई बजट का. लेकिन जो मैं थियरी आपको सिखाऊंगा वो अभी फरवरी बजट से सिखाऊंगा, क्योंकि थियरी तो सेम ही रहनी है, नंबर हम कोई भी यूज करके पढ़ेंगे. तो हम इंटरिम बजट 2024 जो फरवरी में आया था उसके डेटा हम थियरी पढ़ेंगे. फॉर्मूला थियरी सेम ही रहनी है, कोई भी साल का बजट उठा लो. तो ये फरवरी बजट में हुआ. ये रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में आप जानते हैं टैक्स का पैसा या रेलवे टिकट बेच के पैसा लाए, करीब 30 लाख करोड़ रुपए लाए थे. दैट वाज रेवेन्यू, इनकम या रिसीट. और खर्चे के नाम पे सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब में 36 लाख करोड़ का खर्चा हो गया. सामने कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, तो उसमें लोन में पैसा वो कुछ लेके आए और नॉन डेट करके ये डिसइन्वेस्टमेंट और स्टेट्स को लोन दिया था उसका रिकवरी करके लाए. कुल मिला के करीब 16-17 लाख करोड़ रुपए का वो कैपिटल इनकम उनकी हुई. और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे ये सब हाईवे हॉस्पिटल बनाने उसमें 11 लाख करोड़ रुपए उनके गए. अब यहाँ पर जितने रेड सेल्स हैं, मतलब खर्चे, तो रेवेन्यू आउटगोइंग सब्सिडी के खर्चे, सैलरीज, ग्रांट्स, इंटरेस्ट पेमेंट अराउंड 36 लाख करोड़. और सामने कैपिटल बजट आउटगोइंग के अंदर या एक्सपेंडिचर के अंदर ये जो भी हाईवे हॉस्पिटल सब बनाया उसके खर्चे 11 लाख करोड़. तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 47 लाख करोड़, और उसे मैं माइनस में लिखूंगा क्योंकि ये आउटगोइंग मनी है, बाहर जा रहा है, खर्चा हो रहा है. टोटल इनकम कितनी है वो ग्रीन सेल में मैंने लिखी. ये टैक्स और नॉन टैक्स रेलवे वगैरह से 30 लाख करोड़, और इधर कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट के अंदर लोन से अराउंड 60 लाख करोड़, और ये डिसइन्वेस्टमेंट और पुराने लोन की रिकवरी से अराउंड समथिंग 78,000 करोड़, तो करीब 17 लाख करोड़ रुपए इनकम है. तो रेवेन्यू इनकम 30, कैपिटल साइड की इनकम 17, तो टोटल इनकम भी कितनी है 47. ये तो ऐसी बात हुई, खर्चा भी 47, इनकम भी 47. तो यहाँ पर डेफिसिट या घाटा कितना है, तो कोई घाटा नहीं, -47 +47 जवाब 0. तो बजट डेफिसिट आ गई 0. आई गिव यू 40 सेकंड, पहले ये पूरी फॉर्मेट दिमाग में उतारो, फिर आगे इससे और एडवांस चीजें चालू होंगी.
ओके, सो बजट डेफिसिट इज जीरो। तो बजट डेफिसिट कितनी, टोटल एक्सपेंस 47, टोटल इनकम 47, तो बजट डेफिसिट भी -40 + 40 जीरो। अब आपके तुम अभी तो बताया कि ज्यादातर सरकारों का ऐसा कोई बैलेंस बजट तो होता नहीं, चुनाव जीतने के लिए बहुत स्कीम चलाते हैं। यस करेक्ट, ये बजट डेफिसिट समझो, ये तो जबरदस्ती का इन्होंने जीरो जवाब लाए हैं। जीरो कैसे जवाब लाए हैं आप देखो, जो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में इनकमिंग पैसा है उसके अंदर आप समझो डेट या उधारी में करीब 16 लाख करोड़ लाए हैं, तो ये तो कोई मेडल लेने की तो बात है नहीं। आपका इनकम है भाईपन, इनकम का मतलब क्या समझते हैं, जो आप मेहनत करके लाते हैं। ये तो ऐसे ही पैसा है लोन लेके, तो यू हैव नॉट अचीव सम ग्रेट थिंग कि ये मेडल देने की बात है। बट बिकॉज उन्होंने वो पैसा उधारी में लिया, इसलिए सारा सब एडजस्ट हो गया है, क्योंकि ये 16 लाख करोड़ वहां से आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट से थोड़ा बोला तो 17 हो गया, इसलिए इनका जवाब फिर क्या होगा, ये 17 इधर आ जाता है, इस कारण से इनका सब बैलेंस हो रहा है। तो बजट डेफिसिट की फॉर्मूला या थियरी क्या है, तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक से उठाते हैं। बजट डेफिसिट, लेट मी जूम इन, इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो बजट डेफिसिट क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर रेवेन्यू मतलब कैपिटल पार्ट भी गिन लेना है, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पर इनकम के कंटेक्स्ट में वो बोल रहे हैं। अब ये सेंस में आप देखो तो जवाब क्या होगा, ये जो अभी हमने पढ़ा कि जवाब तो जीरो होगा, पर ये जवाब जीरो जबरदस्ती का लाए हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर करीब 17 लाख करोड़ था टोटल इनकम, उसमें 16 लाख करोड़ तो लोन का पैसा है। तो ये जो लोन का पैसा है, इसी को हम कहते हैं फिजल डेफिसिट, अराउंड 16 लाख करोड़ रुपीस। इंटरिम बजट में थोड़ा ज्यादा है, जुलाई बजट में थोड़ा कम है, पर 16 के आसपास ही चलता है। अब इसी से आप कहते हो फिजल डेफिसिट क्या है। फिजल डेफिसिट की फॉर्मूला जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक में दी है, बहुत आसान और आनंद देने वाली है कि फिजल डेफिसिट, लेट मी जूम इन, बजट डेफिसिट कितनी, जीरो प्लस गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, तो ये कितना 16 लाख करोड़ जो लिया। तो फिजल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट, वो तो मार्केट के लोग जीरो लाए हैं, पर वो कैसे लाए हैं, ये 16 लाख करोड़ लोन में लेके लाए हैं, तो गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर आपके लायबिलिटी का मतलब क्या, जैसे वो याद करो, स्मॉल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सबसे जो पैसा वो लोन में लेके आए हैं, सीधा मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके नहीं उठाया, पर ये भी लोन में लेके आए, ये सब ऐड करो तो अराउंड 16 लाख करोड़। तो इधर अगेन आई गिव यू 40 सेकंड, ये दोनों फार्मूला पॉसिबल तो नोट पेन पे खुद से लिख दो, हैंडआउट में तो दिया, पर खुद से लिख के आप दिमाग में उतारो, इसके बाद और एडवांस चीजें आएंगी। ओके, अब यही जो बात है जो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में दी है, जिसको मैं दूं हार्ट इमोजी, क्योंकि उन्होंने सिंपल भाषा में सब समझाया है। एनसीईआरटी वाले क्या करेंगे कि वो जब तक वो थोड़ा जटिल नहीं करे, उनको लगता है अपनी इज्जत नहीं रहेगी। अब वो भी दिखाएंगे तो वही, पर उनका थोड़ा दिखाने का तरीका अलग है। नाउ वी लुक एट द एनसीईआरटी फार्मूला या एक्सप्लेनेशन। वो ऐसा कहते हैं कि देखो टोटल एक्सपेंस कितना 47 लाख करोड़ माइनस में मैं लिख रहा हूँ, टोटल इनकम कितना वो भी 47 लाख करोड़ में प्लस में लिख रहा हूँ, और फिर वो कहते हैं एक्सक्लूड द बोरोइंग, उधारी को इसमें नजरअंदाज करो। एक्सक्लूड का मतलब क्या होगा कि आपके माइनस करो, ठीक है, तो मैं लिखूँ माइनस 16 लाख करोड़ जो कि लोन में हमने लिए हैं, तो अभी जवाब क्या आएगा, माइनस 47 एक्सपेंस प्लस 47 इनकम माइनस 16.8 लाख करोड़, ये एक्सक्लूड द बोरोइंग ऐसा बोला है, तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, 16.8 लाख करोड़ आएगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज फिजल डेफिसिट। अब यहाँ पर जवाब की साइन क्या होगी, माइनस, तमिलनाडु वाला करो तो उसमें जवाब की साइन होगी प्लस, तो जवाब कौन सा करेक्ट है, वो सेम ही है। देखिए साइन की बात तो ऐसी है, वो तो ऐसा एक्सप्रेस कर रहा है कि उधारी है, प्लस में लिखो माइनस में लिखो, दैट इज फॉर जस्ट आवर विजुअल एप्रिशिएशन, तो दोनों ही करेक्ट है। वो तो अब एमसीक्यू में क्या पूछा उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो नाउ एनसीईआरटी की फॉर्मूला क्या है, एक्सप्लेनेशन की फिजल डेफिसिट बराबर इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो वो बात तो वही है, टोटल एक्सपेंस 47, टोटल इनकम 47, एक्सक्लूड बोरोइंग 16, तो एक्सपेंस माइनस, तो जवाब ये वाली माइनस 16 फिजल डेफिसिट, तो ये भी करेक्ट ही है, ये दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो, पॉसिबल हो तो लिख दो अपने वर्ड्स में इसकी फॉर्मूले। ओके, सो दैट इज फिजल डेफिसिट। अभी सीडीएस में सिंपल प्रश्न पूछा, क्या क्या एनसीईआरटी से सीधा स्टेटमेंट उठा लिया कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो वो क्या है, तो जवाब है फिजल डेफिसिट। अभी पिछली स्लाइड में देखा, तो दिस इज फिजल डेफिसिट। अब थोड़े और एडवांस कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, सरकार को जो लोन में पैसा लेना है, जापान से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, आरबीआई से भी कुछ ले लेंगे, इमरजेंसी केस में, नॉर्मली तो नहीं, बट बहुत इमरजेंसी हो तो लेंगे। नेट बोरोइंग एट द होम, कि जैसे जीसेक इशू किया इन्वेस्टर को, सरकारी बैंक और बाकी बैंकों ने एसएलआर कोटे के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, स्मॉल सेविंग स्कीम में ये गरीब लोगों ने किसान विकास पत्र ये सब खरीद लिया, ये सारी चीजें हम लोग पिलर 1 में समझ चुके हैं। एसएलआर क्या पिलर 1 2 देख लो, स्मॉल सेविंग स्कीम क्या पिलर 1 देख लो, ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से जितना उधारी में पैसा लाए, इसको हम कहते हैं ग्रॉस फिजल डेफिसिट। सपोज वो 10 रुपीज है, ग्रॉस फिजल डेफिसिट। अब ऐसा करके सरकार लोन में पैसा लाए, तो हो सकता है इसमें से 3 रुपए नीचे किसी और को लोन में दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट को, ओएनजीसी को, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स को। तो आप इसको माइनस करें कि टोटल लोन लिया सरकार ने 10, दैट इज ग्रॉस फिजल डेफिसिट, माइनस लोन्स गिवन टू स्टेट सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे ओएनजीसी वगैरह सरकारी कंपनियां, और फॉरेन कंट्री नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो फिर शुद्ध रूप से सरकार ने खुद के लिए कितना लोन लिया, उसे कहेंगे नेट फिजल डेफिसिट। हाँ, तो 10 लिया था, माइनस 3 दूसरों को दे दिया, तो खुद के लिए बचा क्या, 7, दैट इज कॉल्ड नेट फिजल डेफिसिट। नेट फिजल डेफिसिट ये भी एनसीईआरटी में कुछ दिया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दम है नहीं। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसका दिमाग में उतारो, लिखना है तो लिख दो, हैंडआउट में भी ग्राफिक दिया, अपन खुद से लिखो तो याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। इसको इतनी जबरदस्त तरीके से रट लेना है, किसी भी वेडनेसडे को मॉक टेस्ट हो गया, उसके बाद सीधा मई महीने में प्रीलिम से पहले देखना है। ऐसी हर छोटी चीज 4 बार में रिवाइज कम पाया भाई, तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे, एक बार खत्म करो इसको। फिजल डेफिसिट क्या है, मुझे आप रात को 2 बजे उठा के भी कुछ आई कैन टेल, एंड यू शुड आल्सो बी एबल टू टेल, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 4-5 ही चीजें इसकी। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, पर तुमने अभी तक सिखाया फिजल डेफिसिट, अब वो तुम बोले ग्रॉस फिजल डेफिसिट, नेट फिजल डेफिसिट, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, जो नॉर्मली सरकार कहती है फिजल डेफिसिट है, जो बजट के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बजट स्पीच में बताई जाती है, वो बेसिकली ग्रॉस फिजल डेफिसिट ही है। नेट वाला तो जबरदस्ती नया निकालते हैं, जो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करना है। अदरवाइज रियल लाइफ में ग्रॉस वर्सेस नेट का बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एमसीक्यू टिक करने के लिए हमने फॉर्मूले समझे। तो आप समझो, जैसे सरकार ने इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट, डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पैसा कमाया, मान लीजिए 30, लेकिन सामने उनके खर्चों 47, तो फिर उनको उधारी लेनी पड़ेगी 16 लाख करोड़, तो वो फिजल डेफिसिट है, या हम कहें यही ग्रॉस फिजल डेफिसिट है, तो ये भी कुछ गलत नहीं। आगे
अब ये जो फीजल डेफिसिट हो गई कितनी 16 लाख करोड़। फिर सरकार देखे अपना कि भाई पुराने लोन लिए थे उसके भी इंटरेस्ट चुकाने और इंटरेस्ट कितना चुकाना 11 लाख करोड़ जो हम आगे देख चुके हैं। तो फिर ये नई एक फॉर्मूला लेके आते हैं कि देखो फीजल डेफिसिट अराउंड 16 लाख करोड़ और पुराने लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे उस पर गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पे करना है 11 लाख करोड़ उसको माइनस करो। तो फिर पता चले कि जो नंबर आता है इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है अराउंड 4-5 लाख करोड़ रुपीस, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? सरकार की इनकम जो भी 30, एक्सपेंस 47, तो लॉस चला अराउंड 16 लाख करोड़ का, वो लोन में लिया तो फीजल डेफिसिट है। उसमें से पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाए माइनस 11, तो जो बचा दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट अगेन आई गिव यू, मतलब ये ग्राफिक से बेहतर आप इसको देखो, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, उसे क्या कहा बजट डेफिसिट, तो वो तो जीरो आ गया। लेकिन वो तो जबरदस्ती का जीरो लाए थे, मार्केट से पैसा लोन में लेके कितना 16 लाख करोड़, तो मार्केट से पैसा लोन में लिया वो क्या था, फीजल डेफिसिट 16 लाख करोड़। फिर सरकार ने दिखा रहे भाई इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है पुराने लोन का, तो ये 16 में से 11 तो उधर चला जाएगा -11, तो फिर जो बचा कितना अराउंड 5 वो है प्राइमरी डेफिसिट। अब आपका ये तो बराबर, पर इतने सारे फॉर्मूले क्यों याद किए हैं? देखिए सरकार फीजल डेफिसिट को बहुत कम नहीं कर सकती क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है देश की, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो वी हैव टू स्पेंड मोर मनी। लेकिन हमेशा इकोनॉमिस्ट और ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिक्स क्या कहेंगे, तो फीजल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो सरकार जबरदस्ती नया नया इन्वेंट करे। अब जैसे वो कबीर खान या किसकी कोई फिल्म आई थी 83 वर्ल्ड कप के बारे में, वो फ्लॉप रही, तो वो कहेगा देखो तुम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मत देखो, तुम आईएमडीबी पर मेरा रेटिंग देखो कितना ज्यादा है। सो ऑलवेज दे ट्राई टू पेंट अ रोजी पिक्चर। तो इसलिए क्योंकि सरकार से ये तो कम होने से रहा, इसलिए वो नया नया लेके आएंगे कि ये प्राइमरी डेफिसिट है, ये है वो है। वी जस्ट हैव टू मेमोराइज टू पास द एग्जाम। बाकी तंबूरा हाथ से क्यों बजाते, मुंह से क्यों नहीं बजाते, ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपको दे लास्ट समथिंग एल्स, पर उसका मेरे दिमाग में तो यही आता है तुम ये पूछ रहे हो, और मेरा ये जवाब है कि मुंह से तंबूरा बजाएं तो कोर्ट छिल जाते हैं। तो व्हाई दे डू दिस, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें वो कर सकते हैं कि देखो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करें तो प्राइमरी डेफिसिट मिलती है, उससे हमको पता चले कि डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा लोन में लिया वगैरह। ओके, बट व्हाई यू आर हाइलाइटिंग दिस, क्योंकि आप इस नंबर पे फोकस करा के मीडिया और ऑपोजिशन को ये दिखाना चाहते हैं कि सब कंट्रोल में है। एनीवेज आई गिव यू 30 सेकंड्स टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, फिर आगे बढ़ते हैं और एडवांस कांसेप्ट समझते हैं। कुछ दम नहीं है, बजट डेफिसिट में मार्केट बोरिंग ऐड किया तो फीजल डेफिसिट, उसमें पुराने लोन के इंटरेस्ट माइनस किया तो प्राइमरी डेफिसिट मैटर ओवर। अब थोड़े और निकालते हैं कंसेप्ट, क्योंकि एनसीईआरटी वालों का क्या कहना है भाई कि आराम से अगर कोई टॉपिक खत्म हो जाए तो दिक्कत है हम पे। तो हमने अभी तैयार किया क्या, ग्रॉस फीजल डेफिसिट। ग्रॉस फीजल डेफिसिट क्या था, लेट मी गो बैक, कि जो फॉरेन कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, और फिर ये जो नेट बोरिंग एट होम, ये जो भी आरबीआई से इन्वेस्टर्स से हमने जितना पैसा लोन में लिया दैट इज ग्रॉस फीजल डेफिसिट, सपोज 10 रुपीस। तो ग्रॉस फीजल डेफिसिट वाज 10 रुपीस। अब उसमें से इंटरेस्ट लायबिलिटी या पुराने इंटरेस्ट का पैसा माइनस करो जो चुकाने हैं, तो आपको मिलता है प्राइमरी डेफिसिट, वो भी हमने समझा बराबर, फीजल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन इज प्राइमरी डेफिसिट। अब ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन और चिकनी चुपड़ी बात करनी है, तो ग्रॉस फीजल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, सपोज -1 रुपया पुराने लोन का है, इंटरेस्ट चुकाना है, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो 10 -1 इंटरेस्ट पेमेंट जब आया 9, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। आपके वो बराबर है, लेकिन ये इंटरेस्ट लायबिलिटी भी बराबर है, हम समझ गए कि लोन का इंटरेस्ट चुकाना है, पर ये नेट शब्द का मतलब क्या हुआ इधर, तो नेट शब्द का मतलब ऐसा है, और जब यहाँ प्लस माइनस की साइन जरा इंटरेस्टिंग है, यूनिक है। लेट मी ज़ूम इन ऑन दिस साइड। ओएनजीसी ने मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया था, तो ओएनजीसी सरकार को इंटरेस्ट पे करेगा, यानी यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रिसीव्ड 3 रुपए ओएनजीसी ने सरकार को बॉन्ड के इंटरेस्ट में चुकाए, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस रखे, तो मैं लिखूँ माइनस, क्योंकि सरकार का पैसा है, जा नहीं रहा है, ऐसा ही उल्टा इधर पॉइंट ऑफ व्यू है। सामने यूनियन ने हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो लोन लिया था, सो नाउ यूनियन विल हैव टू पे द इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स। तो सरकार अगर हमें 4 रुपए का ब्याज दे रही है, तो ऐसा समझना है कि वो उस तरफ जा रहा है, सरकार से दूर जा रहा है, तो प्लस लिखना है। तो यानी यहाँ पर अब जवाब क्या आएगा कि -3 इंटरेस्ट सरकार ने रिसीव किया, +4 इंटरेस्ट जो सरकार दे रही है इन्वेस्टर को, तो जो जवाब है नेट, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी होगी, -3 + 4 = 1। बस तो वही जो 1 है वो इस साइड पर फिर डाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। तो कितनी 1, अब यहाँ पर समझो +1 है, लेकिन हमने अल्टीमेटली माइनस करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा उल्टा-पुल्टा साइन करवाया। तो कुल मिलाकर बात तो वही है कि भाई ग्रॉस फीजल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन, हाँ तो जो 9 जवाब है वो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट है। ये एनसीईआरटी में वेगली कहीं पर उन्होंने हिंट किया, इसलिए हमने समझ लिया। आई गिव यू 40 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो, उतर जाए तो भी बेस्ट है, नहीं उतरे तो लोड नहीं लेना, क्योंकि इतना एडवांस में उन्होंने पूछा अभी तक तो नहीं है। तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब कुछ लोग डंडा उठाएंगे कि प्राइमरी डेफिसिट और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, और अगर ये है तो फिर नेट प्राइमरी डेफिसिट नाम की कोई भी चीज होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो हाथी मर गया वो अश्वत्थामा इंसान था कि हाथी था, मुझे नहीं पता, लेट मी गो बैक। वो महाभारत में कुछ कहानी है कि द्रोण पूछते हैं युधिष्ठिर से कि युद्ध में अश्वत्थामा मर गया, वो सच में मरा, वो इंसान था कि हाथी था, तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, हाँ अश्वत्थामा मरा तो है, अपन वो आदमी मरा कि हाथी मरा मुझे नहीं पता, बाद में वो अमिताभ बच्चन कल्कि में क्या करे वो भी मुझको नहीं पता। तो फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक्स में दी है हमने समझ ली, उसके बियॉन्ड जाके आप खुद से इन्वेंट करने बैठो 25 चीजें आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ के, उसका कोई अंत है नहीं। वो सब ऐसे हैं वो जिनको भी ये दिमाग में डाउट आ रहा है, तो पहले उनको समझना है कि सड़क का सांड होता है, उसका कोई एजेंडा नहीं होता जीवन में, इधर-उधर भटकते रहता है। तो रेस का घोड़ा है, उसको अपना ट्रैक दिखता है कि भाई ये 5 फॉर्मूला रटवाए हैं तो इतना मैं रटूंगा, मैं महीने में प्रेम दूंगा, बात खत्म। तो मैंने आपको जो फॉर्मूले सिखाए वो सब करेक्ट है एनसीईआरटी और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से। बियॉन्ड दैट उसमें ये वाला है कि नहीं वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल क्यों डाला है, ये वाला क्यों नहीं डाला है, तो मेरा जवाब ये है भाई कि आदमी मरा कि हाथी मरा मुझे नहीं पता, नरो हुआ कुंजरो हुआ, वेदर इट वाज अ मैन और इट वाज एन एलिफेंट आई डोंट नो। वो पढ़ने बैठ सकते हैं, बट वी आर नॉट हियर फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और एमए इन इकोनॉमिक्स। तो बात खत्म, लाइफ को आप ही कॉम्प्लिकेट करते हैं, बाकी इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अप टू दिस बजट डेफिसिट, मार्केट बोरिंग से फीजल डेफिसिट, पुराने लोन का इंटरेस्ट माइनस करो, प्राइमरी डेफिसिट ये हमने समझा। उसके बाद ये ग्रॉस फीजल डेफिसिट, प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट ये समझा। अभी कुछ और निकालते हैं, और हम इंडियन बजट का डेटा देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया थियरी तो सेम टू सेम रहेगी, कोई भी साल का डेटा निकाल। जो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट था उसमें सरकार को टैक्स में रेलवे टिकट बेच के अराउंड 30 लाख करोड़ की रिसीट या इनकम हुई, और सामने ये सब्सिडी देनी थी, ग्रांट्स देनी थी, पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने थे, ये सब का 36 लाख करोड़ आउटगोइंग जा रहा है। तो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में डेफिसिट कितना होगा,
प्लस 30 आ रहा है, माइनस 36 जा रहा है, तो अराउंड 6.50 लाख करोड़ का डेफिसिट है, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और भारत देश का जितना जीडीपी है उसके परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करो अराउंड 2% ऑफ द जीडीपी कुछ निकलेगा। तो दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट। ये तो मामूली चीज है, गिव यू 20 सेकंड्स, खत्म करो। तब समझो बजट के दो पार्ट थे। रेवेन्यू पार्ट में क्या इनकमिंग 30 आउटगोइंग 36 है, अराउंड 6 लाख करोड़ का लॉस है, इसलिए डेफिसिट। तो उसको हमने क्या बोला, रेवेन्यू डेफिसिट। आपके तो कैपिटल डेफिसिट भी होगा, नहीं है, क्योंकि कैपिटल पार्ट में आप समझो जो लोन में हम पैसा लेते हैं उसको हम इनकमिंग गिनते हैं। तो हमेशा मतलब यूजुअली क्या होगा कि यहाँ पर 17 इनकमिंग है और आउटगोइंग जो हाईवे हॉस्पिटल का गया वो तो 11 लाख करोड़ ही है, तो इधर लॉस किधर हुआ, इधर कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में सरप्लस ही होना है इन नॉर्मल यूजुअल केसेस। क्योंकि मैंने आपको बताया ज्यादातर सरकार लोन में पैसा लाके सब खेल करती है, तो क्योंकि लोन में बहुत बड़ा पैसा लिया होगा उसके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कम ही होगा। अदरवाइज थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि कैपिटल पार्ट में भी डेफिसिट हो सके, पर नॉर्मली ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ के अंदर। अभी मैंने आपको आगे भी बताया कि सरकार हमेशा नए नए इंडिकेटर्स इन्वेंट करेगी टू शो ऑफ कि भाई हमारा सब डेफिसिट कंट्रोल में है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने कुछ निकाला 6 लाख करोड़ आ गया, 6.5 लाख करोड़ रुपए आ गया। तो फिर कांग्रेस की सरकार थी, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको लगा रेवेन्यू डेफिसिट का आंकड़ा थोड़ा छोटा दिखाने के लिए मैं एक नया डेफिनेशन इन्वेंट करता हूं। तो वो ऐसा बोलने लगे कि देखो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में ये जो आउटगोइंग है, सब्सिडी का पैसा, इंटरेस्ट पेमेंट का पैसा, स्टाफ सैलरी का पैसा, उसी में हम लोग ये भी तो जोड़ते थे कि ग्रांट्स गिवन बाय फाइनेंस कमीशन, पंचायती राज बॉडीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये सब ग्रांट में पैसा गया। लेकिन हमने कल भी देखा था कि उसमें से कुछ ग्रांट्स तो ऐसी जाएंगी जो कैपिटल एसेट क्रिएशन की, जैसे स्कूल में प्लेग्राउंड बना दो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बुलडोजर खरीद लो, ये सब किया जाएगा, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो इसको माइनस कर दो, क्योंकि जब हम रेवेन्यू की बात करें तो ये सब नहीं लिखना चाहिए। तो ऐसा कुछ 3 लाख करोड़ रुपीज का खर्चा जो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ग्रांट्स में दिया गया है, वो सब कैपिटल एसेट क्रिएशन में जाएगा। अब ये लॉजिक देखे फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा कि देखो एक नई फॉर्मूला इन्वेंट करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वैसा कि रेवेन्यू डेफिसिट निकाल अराउंड 650 लाख करोड़, और उसमें आप ये पर्पल कलर वाला जो है ग्रांट्स गिवन बाय फाइनेंस कमीशन, उसको माइनस कर दो 3 लाख करोड़। तो जो जवाब आया अराउंड 2.6 लाख करोड़, इसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ये इतना होगा। तो ये हुआ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्यों इन्वेंट किया गया, जस्ट टू शो ऑफ कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल में है। यार हमको एग्जाम पास करनी है तो विल मेमोराइज था, गिव यू 30 सेकंड्स, उतारो दिमाग में, नहीं तो रट के लिख दो। यार तो हमारी थियरी समझनी थी खत्म, और मैंने थियरी आपको समझाई इंटरिम बजट के डेटा से, क्योंकि ये सारे नंबर बार बार एडिट करने में टाइम जाता है, फेब्रुआरी में फिर से करना है मुझे। अब हम समझते हैं लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा एज पर लेटेस्ट बजट जो जुलाई महीने के अंदर आया, उस हिसाब से सारे नंबर्स कुछ ऐसे हैं। वो आराम से आपके हैंडआउट में भी दिए, आप देखना। तो जो भी सबसे मेन चीज क्या है, फिजिकल डेफिसिट, दिस इज अराउंड जो भी जो 1 पॉइंट, नो नो, ये आंकड़े उल्टे सुल्टे हो गए हैं, आई विल हैव टू रीचेक। ये स्क्रीनशॉट लेते वक्त क्या गड़बड़ हुई मुझे देखना पड़ेगा। वेरी सॉरी फॉर दिस। इसमें क्या हुआ है कि ये कॉलम इस तरफ अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। आई विल फिक्स दिस, इसको इग्नोर करें। चलिए ये वाला देख लेते हैं। ग्राफिक्स ये वाला तो सही है। फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा होती है, फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा होती है, उसे ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले ये अराउंड 4.5% ऑफ द जीडीपी रहा करती थी। फिर क्या होगा कि कोरोना में सरकार को थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए ज्यादा लोन में पैसा लेना पड़ेगा, तो 9% ऑफ द जीडीपी हो गया। फिर अब सरकार की ये इच्छा है कि इसको कंट्रोल में लाना है, तो 6%, 6.7, 6.4 करते करते टारगेट इनका अभी क्या है लेटेस्ट बजट के हिसाब से 4.9% ऑफ द जीडीपी। इतना लेटेस्ट बजट जो 2024 जुलाई में आया उसमें वो करना चाहते हैं। आगे और कम करेंगे और उनका टारगेट है कि 4.5% ऑफ द जीडीपी ऐसा कर लेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप देखो यहाँ कोरोना में 9% ऑफ द जीडीपी था फिजल डेफिसिट, और इसे धीरे धीरे ये लोग कम करें। जैसे कि ग्लाइडर है, ग्लाइडर नीचे लैंड कर रहा है, तो सरकार का ये कहना है कि वी आर ऑन अ पाथ ऑफ फिजल ग्लाइड। ये जो फिजल डेफिसिट वाला चीज है उसमें क्या कोई भी वर्ड के आगे फिजल लिख दो और चिकना चुपड़ा नया चीज इन्वेंट हो जाता है। तो ग्लाइड नीचे उतरना, फिजल ग्लाइड मतलब हम धीरे धीरे नीचे उतरे। और इस साल तो हमारा ये रहेगा 4.9% ऑफ द जीडीपी फिजल डेफिसिट, अगले साल और कम करना है तो 4.5 हो जाएगा। तो फिजल डेफिसिट इज डन। उसमें पुराने लोन का माइनस करो सब इंटरेस्ट, तो प्राइमरी डेफिसिट वो कुछ इतना रहेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इतना वगैरह वगैरह। तो दिस इज द डेटा एज पर द लेटेस्ट बजट। इसको आप इग्नोर करो, ये हिंदी वाला इधर ऐड करने में ये सब कॉलम उल्टे सुलटे हो गए, इसे आप इग्नोर करें, मैं करेक्ट बाद में अपलोड करता हूँ। तो हमने देखा डेफिसिट के अलग-अलग प्रकार, उसकी फॉर्मूला याद रखनी है, वेडनेसडे के टेस्ट में याद रखनी है, और सीधा मई महीने में देखनी है। बीच में बजट आएगा, आपको हम देखेंगे वो तो डेटा ही देखना है उसमें। फॉर्मूला उसको अगर रटने बैठे जो आदमी, तो इसका मतलब कि वो इज नॉट कट आउट फॉर दिस गेम। इसके बाद और भी एडवांस टॉपिक हमको पढ़ना है, इफेक्टिव रेवेन्यू, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज क्या है, रिकार्डो की थियरी क्या है, वो सब पढ़ते हैं अपन फ्रेश माइंड के साथ। तब तक एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसमें आप ये पीवाईक्यू ट्राई करो जो 2022 में पूछा। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. One more minute. Thirty more seconds. राइट फ्रेंड्स, तो आपको जो भी लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1। ऑप्शन भी है जिनको स्किप करना है, तो 3 2 1 स्टार्ट। मुनीश, अमन, अभिमन्यु, ऋषभ, मेघा, श्वेता, अंकित, दिशा, खुशबू, गुनगुन, सौरभ, अंशुल, गुंजन, स्वराज, स्वराज, तेजल, रोहन, प्रीति, विशाल, तनु, आयुष, रूही, मुक्ता, देवयानी, प्रीति, मौली, आस्था, सोहाली, स्वाली, निहारिका, हर्षित, रुद्र, अंजलि, पल्लवी, विशाल, अभिषेक, आनंद, कौशल, शिप्रा, फिर प्रत्युष, आदित्य, नचिकेत, गायत्री, हर्ष, ऋतिक, निकितिका, कनक, ओमकार, प्रीति, अनंत, करेक्ट आंसर। देखिए, कल हमने देखा हाईवे तो वो देश के लिए एक एसेट हुआ क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, उससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मदद मिलेगी। तो उसके लिए अगर भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट है, लेकिन भारत सरकार ने बिहार को या किसी स्टेट को लोन में पैसा दिया, आउटगोइंग लोन्स गिवन, या जिसको हम कहें डेट फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या, पैसा देना, तो डेट फाइनेंस लोन में पैसा देना। तो यूनियन गिविंग लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या डेट फाइनेंस। तो यूनियन के बजट में आप कितना लिखोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखोगे, करेक्ट। सिमिलरली अगर यूनियन गवर्नमेंट ये एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक के एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदती है, एक्स्ट्रा शेयर्स कब खरीदेगी, जब बासेल रिकैपिटलाइजेशन के लिए यूनियन ने उनको मदद करनी है। तो मामला क्या, पहले तो पिलर 1 भी खत्म किया होना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इन सरकारी बैंकों को फाइनेंस दे रही है, पैसा दे रही है, लेकिन ये शेयर खरीद के पैसा देती है, इसको क्या है, इक्विटी फाइनेंस। तो ये भी यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि शेयर खरीदे तो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसमें से यूनियन को डिविडेंड मिल सकता है, तो ये सब कैपिटल पार्ट या कैपिटल के अकाउंट के साथ जुड़ा कंसेप्ट। तो यानी कि बोथ डेट फाइनेंस एज वेल एज इक्विटी फाइनेंस कैन बी कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बात हुई। फिर मैंने आपको कल बोला था वो हैंडआउट में टेबल दिया, वो देख के आना कि कौन कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकती है। हाँ, तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो बोलता है डेट फाइनेंस तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इक्विटी फाइनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई ऐसा थोड़ी, इक्विटी मतलब शेयर, तो शेयर का भी तो लॉन्ग टर्म है, इनकम जनरेटिंग है, तो वो रेवेन्यू नहीं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। वो क्या कहता है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। भारत सरकार मान लीजिए रशिया से या कोई कंपनी दूसरी कंपनी से टेक्नोलॉजी खरीदे तो जितना पैसा खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसमें से नई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज होंगी, तो ये सब कैपिटल पार्ट हो जाएगा उसकी बैलेंस शीट या सरकार है तो उसके बजट का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो द आंसर इज ए वन ओनली। इसके अलावा और भी प्रश्न हम दूसरे ब्रेक में देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे बजट के अलग अलग डेफिसिट्स हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज क्या है। एसआरके है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और एक सरकारी निगम है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काजोल। ऐसा आप सोचो। अब आप समझो, लेट मी जूम इन, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री गिनने बैठती है कि मेरी इनकम है मान लो 10,000, खर्चे हैं 12,000, तो मेरा उधारी हो जाएगा 2,000 रुपीज़ का, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजल डेफिसिट। अभी हमने समझा जो उधारी में लिया वो फिजल डेफिसिट। ये एक बात हुई। लेकिन फिर पता चले कि ये हमारे पास एक संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एफसीआई का काम क्या है, फार्मर से वो अनाज खरीदती है और उनको पेमेंट करती है, उस पेमेंट को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया। और फिर यही सारा अनाज सरकार गरीबों को फ्री में बांट देती है, 0 रुपये में 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। ऐसी कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, वो हम लोग छठे पिलर में देखेंगे। तो समझो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लॉस है कि मान लीजिए 40 रुपये में अनाज खरीदा और गरीबों को 0 रुपये में बांट दिया, तो लॉस है ना 40 रुपीज़ का। तो 40 रुपीज़ का लॉस किसने पे करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एफसीआई को देना चाहिए, जिसको हम कहें सब्सिडी। अब तकलीफ ये होती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का देखो 2,000 का फिजल डेफिसिट हो गया है, मैं उधारी ले चुका हूँ, और ये चीज़ मैं अपने पेरेंट यानी कि पार्लियामेंट को बता चुका हूँ कि हम तो 2,000 का फिजल डेफिसिट करेंगे, और पार्लियामेंट ने सब ऐसे ही देख के सब एप्रोप्रिएशन बिल और सब पास किया है। लेकिन अब पता चला कि भाई ये सब इलेक्शन आ रहे हैं और स्कीम ज़्यादा चलानी पड़ेगी, और ये एफसीआई को देने के लिए 7,000 करोड़ की और जरूरत है। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि एसआर की अपनी वाइफ यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये कहता है, डियर वाइफ यानी एफसीआई, आप खुद से 7,000 लोन में ले लो। मैं नहीं लोन में ले सकता, क्योंकि मैं लूंगा तो पेरेंट्स के रडार में आ जाऊंगा और फिर वो मुझे चढ़ा देंगे कि तुम क्यों इतना ज़्यादा लोन ले रहे हो। इसलिए छुप छुप के अलग से बिना पार्लियामेंट को बताए आप छुप छुप के दूसरा लोन ले लो। तो ये जो एक्स्ट्रा ऐसा लोन लिया, इसे आप क्या कहेंगे, ये 7,000 को एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, बजटेतर संसाधन, तो दैट इज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो क्या समझो, अगर एसआर के खुद से ज्यादा लोन लेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री तो पार्लियामेंट नाराज हो जाएगी। उसके कारण देयर इज अ कानून, फिजल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें कुछ लिमिट्स है कि सरकार एक खर्च ज्यादा लोन नहीं ले सकती, मान लो जीडीपी के 3% ज्यादा मत लो वगैरह वगैरह। इसलिए छुपा छुपा कर ज्यादा लोन लेने के लिए, योजना चलाने के लिए, इलेक्शन आ रहा है तो एक्सटेंड करने के लिए ये सब खेल किए जाते हैं। आई गिव यू 30 सेकंड, इसका दिमाग में उतर। तो अब प्रश्न आपको ये भी होगा कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लोन लिया वो किधर से लोन लिया। तो जब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हम लोग स्मॉल सेविंग्स के नाम पर पोस्ट ऑफिंग सेविंग्स स्कीम, किसान विकास पत्र, ये सब जो खरीदते हैं, वहां से एफसीआई वाले लोन में पैसा ले लेते हैं।
और फिर उससे ये जो ज़्यादा योजनाएं चलाते हैं, ये सब के लिए एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का इंतजाम किया जाता है। ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट भारत सरकार ने पैसा तो चुकाना होगा, क्योंकि एफसीआई ने पोस्ट ऑफिस को पैसा चुकाना है। बट ये सब क्या एक का मिसमैनेजमेंट है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। आप छुपा-छुपा के काम करते हैं, पार्लियामेंट को दिखाते नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ये सबको देखते हुए फाइनेंस कमीशन ने कहा ये सब ठीक नहीं है, इसको बंद करो। तो बीच में एक ऐसा दौर चल रहा था कि सरकार दे दनादन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के नाम पे छिपा-छिपा के कितना 1.48 लाख करोड़ रुपीस एफसीआई और दूसरे ऐसे सब बॉडी से एक्स्ट्रा लोन में ले रही थी। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने कहा दिस इज नॉट हेल्दी, इसको आप बंद करिए। और सरकार ने कहा ठीक है, व्हिच इज आल्सो एन अप्रिशिएबल थिंग कि सरकार ने बात मान ली। तब पाएंगे 2022-23 और अब इन्होंने बंद कर दिया है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज लेना। तो दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं, देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या था, वो एक-एक साल का हम डेटा देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोन तो 20 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, तो टोटल अक्यूमुलेटेड कितना हमारे सर पे कर्जा है, वो अभी समझना है। मान लीजिए बजट के अंदर सरकार के यहाँ फिजिकल डेफिसिट 16 लाख करोड़ है, वो क्या एक्सेप्टेड, तो वो तो 1 साल की आपने बात की कि इस साल इतना लोन ले लिया। मनमोहन सिंह के जमाने में भी कुछ लोन ले लिया होगा, जो 20-30 साल का होगा, जो भी बाकी है, तो वो क्या आउटस्टैंडिंग लोन हो सकता है। नरसिम्हा राव के जमाने में कोई 50 या 100 साल का लोन लिया, वो भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स फर्स्ट मोदी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी, नरसिम्हा राव से लेकर सबके जमाने का जितना अभी तक चुकाया नहीं गया है, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो इंटरनल सोर्सेज से भारत के भीतर से 16 करोड़, विदेशों से वर्ल्ड बैंक वगैरह से 6 लाख करोड़, तो अराउंड 121 लाख करोड़ का खर्चा, मतलब उधारी अपने सर पे टोटल आउटस्टैंडिंग है। ये 2021 का डेटा है, पर हम इसे यूज करें क्योंकि हमें सिर्फ थियरी समझनी है। तो पब्लिक डेट याद रखें, पब्लिक डेट क्या है? भारत के अंदर से और एक्सटर्नल सोर्स से टोटल कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, दैट इज पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण। तो कितना है, मान लो 121, पब्लिक डेट इज 121। उसमें फिर आप ऐड करेंगे अदर लायबिलिटीज। सरकार की अन्य देयता क्या है, तो सरकार ने कुछ पैसा और भी चुकाना है जनता को। अब याद करो, पब्लिक अकाउंट के नीचे क्या होगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का पैसा आएगा, पोस्टल इंश्योरेंस का, प्रोविडेंट फंड का, उसमें से कुछ पैसा सरकार लोन में ले लेगी। कुछ ऐसा होगा कि वो मान लीजिए कोई मर गया तो उसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा पोस्टल इंश्योरेंस से। तो ये सब सरकार की लायबिलिटीज है, इनको हम कहते हैं अदर लायबिलिटीज। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्टल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड वगैरह बहुत सारी चीजें जो लायबिलिटी में होती हैं, उसे आप ऐड करेंगे प्लस 12 लाख करोड़, प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। क्योंकि मैंने आपको बताया उस जमाने में अभी जो हमने काजोल और एसआर के वाला केस देखा, वो है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। उस जमाने में ज्यादा नहीं हो सकता, करीब 1 लाख करोड़ का वो आउटस्टैंडिंग होगा। पुराने सालों में लिया वो भी चुकाना होगा, प्रेजेंट में लिया वो भी चुकाना होगा। तो ये सबको ऐड करो, पब्लिक डेट प्लस अदर लायबिलिटी प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, तो आपको पता चले टोटल लायबिलिटी कितनी है सरकार की। कुल मिला के सरकार ने इतना पैसा रिटर्न करना है किसी को किसी वक्त, तो दैट इज टोटल लायबिलिटी। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने एक ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में बनाया कि इंटरनल सोर्स भारत के भीतर से लोन लिया, ओके, एक्सटर्नल अमेरिका से लिया, तो 1+2 मतलब ये दो करोगे तो आपको मिलता है, उसको कहते हैं पब्लिक डेट। पब्लिक डेट इसके अंदर आप अदर लायबिलिटी ऐड करो, क्या थी, पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्टल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है, वो समझो 15 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप की चीज है, जो आप देते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सरकार को लोन मिल जाए कुछ। एंड अदर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, वो काजोल एसआर के वाला जो ग्राफिक्स समझा, तो ये आप ऐड करोगे आपको मिलता है टोटल लायबिलिटी। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो, नहीं उतरे तो लिख के दिया करो। ये हमने डेटा देखा 2020-21 का टुलंगर थियरी। अब उसका क्या, ओल्ड डेटा लेटेस्ट डेटा को, लेटेस्ट डेटा में सीन ये है कि इकोनॉमिक सर्वे वाले आजकल ये डेटा दिखाते ही नहीं। शायद इसलिए कि अगर वो डेटा डिस्क्लोज करेंगे तो ये भी तो हो सकता है ये जो टोटल लायबिलिटी 134 लाख करोड़ है, वो बढ़ के हो गई मान लीजिए कि 200 लाख करोड़, तो फिर ऑपोजिशन और मीडिया हंगामा करेंगे, तो शायद सरकार इसलिए मतलब आपको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग से निकालना चाहे तो इधर-उधर सब बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके वो डिराइव तो कर सकता है, बट वो डेटा जान के कुछ फायदा है नहीं। हमें बस थियरी समझ ली वो काफी है। आगे कभी वो डिस्क्लोज करें तो हम देख लेंगे क्या चला है सीन। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो लोन लेते हैं वो भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। देखिए अल्टीमेटली हमने पढ़ा था कि आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर, तो सरकार को लोन चाहिए तो सरकार सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद इश्यू नहीं करेगी, आरबीआई को बोले भाई सब मैनेज कर लो। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करती है, उसे अलग-अलग इन्वेस्टर खरीदते हैं। अब उसमें कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई इस तरह से इश्यू करती है कि फिक्स इंटरेस्ट होता है, उस पे लिखा होता है कि 60% ब्याज मिलेगा। तो ये हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यूड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। कभी-कभी आरबीआई ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करे कि उसका इंटरेस्ट फिक्स ना हो, लिंक किया गया। कि अगर आरबीआई कहते कि देखो लिबोर लंदन का इंटरबैंक के बीच ओवरनाइट वो लोन दे, उसका क्या एवरेज चला है, ऐसा कुछ निकालें, वो लिबोर क्या था हम पिलर 1 सी में देख चुके हैं। तो ऐसा कोई बेंचमार्क या इंडिकेटर यूज किया जाए कि लिबोर प्लस 2% होगा, तो क्योंकि लिबोर ऊपर नीचे होता रहेगा तो इस लोन का भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ऐसे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकते हैं कि आरबीआई इश्यूड द पेपर्स एट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तीसरा होता है कि आरबीआई यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेगा, पर वो पहले से नहीं बोलेगा इंटरेस्ट क्या रखना है। वो ऑक्शन करेगा, नीलामी करेगा कि भाई ये ब्लैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आप लोग बोलो आप कितना इंटरेस्ट कबूल करके मुझ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो एक इन्वेस्टर कहे मैं 6%, आप मुझे ब्याज देना और मैं आपको पैसा दूंगा। दूसरा इन्वेस्टर नीलामी में 7%। अब यहाँ पर देखो आरबीआई अपना और सरकार का फायदा सोचेगी, तो आरबीआई तो जो लोएस्ट ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट तो दे देगी कि हाँ, ठीक है तुम 6% ब्याज पे हमको इन्वेस्टमेंट में पैसा देना चाहते हो, हम आपको देते हैं। तो यानी ये जो इशू किया गया वो क्या है, आरबीआई इशूड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाया ऑक्शन रूट, या जिसे हम कहते हैं एट मार्केट रेट, क्योंकि मार्केट ने डिसाइड किया कि ये ऑप्टिमल क्या होना चाहिए, 6 या 7। अब ये समझो कि इस इन्वेस्टर को मिला और आरबीआई ने कहा तुमको हम साइन करके दे रहे हैं, तो फिर अब 6 पे गया तो वो तो फिक्स हो गया ना कि इस इन्वेस्टर को टिल मैच्योरिटी 20 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो हर साल इसको 6% ब्याज मिल रहा है। तो ऑक्शन में भी आप समझो, ऑक्शन या मार्केट रेट से इशू किया, तो इशू करने के बाद जब आपने रिसीव किया एज एन इन्वेस्टर, तो फिर तो वो फाइनल हो गया कि ये 6% ब्याज मिल रहा है। तो ये भी फिक्स्ड वाला ही है, बट पहले फिक्स नहीं होता, वो ऑक्शनिंग से फिक्स किया जाता है। दूसरी बात, मान लीजिए आपने आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी 5 साल की मैच्योरिटी वाली, तो इसे हम क्या कहें, प्राइमरी मार्केट पहली बार इशू हुआ। अब आपकी इच्छा है थर्ड ईयर पे एग्जिट करना है, अभी दिवाली आ रही है, मुझे गाड़ी लेनी है कुछ, तो आप किसी और को रीसेल कर सकते हैं, यस, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, एंड यू कैन एग्जिट अर्ली, और फिर आरबीआई उसको बाकी का पैसा सब चुकाए, ऐसा सिस्टम हो। तो इसे हम कहते हैं मार्केटेबल डेट। मार्केटेबल मतलब क्या, किसी और को बेच के निकल सकते हैं। तो देयर कुड बी मार्केटेबल डेट आल्सो, जो सरकार ने लोन में पैसा उठाया हो, ऐसा मार्केटेबल डेट भी हो सकता है। कुछ बार ऐसा होगा कि मान लीजिए आरबीआई सिक्योरिटी इशू करे नाबार्ड को या कोई दूसरी ऐसी संस्था को 5 ईयर मैच्योरिटी के लिए, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हो कि डियर नाबार्ड आप इसको रीसेल नहीं कर सकते, आपको होल्ड टिल मैच्योरिटी है। मतलब नाबार्ड रीसेल करके किसी और को नहीं बेच सकता, अपने पास रखेगा 5 साल तक और उसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि बेच नहीं सकता नाबार्ड, रीसेल नहीं कर सकता आगे किसी को, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केटेबल डेट। परिपक्वता तक अपने पास रखनी होगी, आप किसी को सेकेंडरी मार्केट में रीसेल नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग-अलग जात के पैसे उठाए जाते हैं, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट कब है। अब जो भारत सरकार ने लोन में बहुत सारा पैसा उठाया है, उसका कंपोजिशन क्या है? ज्यादातर जो इन्होंने लोन उठाया, हम एक तराजू लें, तो ज्यादातर लोन इन्होंने मान लीजिए 6 किलो की तो उठाई है इंटरनल सोर्सेज से, जो रूपी करेंसी में वापस करनी है, फिक्स्ड टाइप का है वो, या तो फिक्स इश्यू किया या फिर ऑक्शन से भी इश्यू किया, अपन ऑक्शन करने के बाद तो फिक्स हो गया कि 6% ब्याज पे गया, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के।
2 साल 20 साल ऐसे सब होंगे। तो ज़्यादातर भारत सरकार की लोन का कंपोजिशन इस टाइप का है, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है। और माइनॉरिटी में, मान लीजिए 6 किलो इस साइड का लोन लिया है, तो 2 किलो माइनॉरिटी में क्या है? एक्सटर्नल अमेरिका से लोन लिया होगा, फॉरेन करेंसी डॉलर में लोन लिया होगा, फ्लोटिंग वाला लिया होगा, मतलब लिबोर या ऐसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होगा, या शॉर्ट टर्म वाला लिया होगा, ट्रेजरी बिल वगैरह से जो इश्यू करके पैसे लिए जाते हैं 1 साल से कम अवधि के लिए। तो दिस इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट डेट। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। कुछ बार वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, कौन सा वाला ज़्यादा है, कौन सा वाला कम है? तो वी लर्न अबाउट द डेफिसिट टाइप्स, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, और ये साइज़ के बारे में हमने सब देखा, कौन सी साइज़ के लोन ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। ये सब ऐसे फैक्ट्स या जनरल नॉलेज है, ऐसा नहीं कि हर साल पूछेंगे। दिस इज नॉट लाइक हिस्ट्री, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ये ऐसे 3 साल में एक बार पूछे, 10 साल में एक बार पूछे, आईएएस में नहीं पूछे, दूसरी एग्जाम्स में पूछे, बट दिस इज यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ये सब पता होनी चाहिए। अब इसके बाद के जो सेगमेंट चलेंगे उसमें बातें कैसी होंगी कि डेफिसिट बहुत नहीं करनी चाहिए, खराब चीज़ है, फिर काउंटर आर्गुमेंट, नहीं उधारी में भी खाना चाहिए, ये सब बातें। तो सरकार की मान लीजिए इनकम है 30, एक्सपेंस है जो भी सपोज 47, तो लॉस जो भी चला है 17 लाख करोड़ रुपीज़ का या 16 लाख करोड़ का, ये सब है डेफिसिट। अब ये जो गड्ढा हो गया, इसको आप कैसे भरेंगे? इसको हम कहते हैं हाउ टू फाइनेंस द डेफिसिट। अलग-अलग तरीके हो सकते हैं कि जितना लॉस चल रहा है, उतना टैक्स एक्स्ट्रा ले लो, इनकम टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो। लेकिन हमने 1-2 दिन पहले लेक्चर में समझा था कि इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम क्या है? लाफेर कब है? एक हद तक आप परसेंटेज बढ़ाओगे इनकम टैक्स का तो कलेक्शन बढ़ेगा। फिर आप बहुत बढ़ा दोगे तो पब्लिक टैक्स इवेजन करेगी, कोई बढ़ेगा नहीं। तो टैक्स बढ़ाकर तो हम ये जो गड्ढा या डेफिसिट है इसको भर नहीं सकते, बियॉन्ड अ पॉइंट। दूसरा हम ये करें कि नोट छाप देते हैं कि ठीक है 16 लाख करोड़ का लॉस है, छाप दो 16 लाख करोड़ के नोट। तो ऐसा करेंगे तो बाजार में महंगाई हो जाएगी ना, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर इतने ऑनियन, टोमेटो ये सब नहीं है और 16 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा सरकार ने नोट छपवा दी आरबीआई से पिस्तौल दिखा के। कुछ बार जो पैर में भी लग जाती है, सुबह 4 बजे आप उसे साफ करने बैठो तो देन व्हाट विल हैपन? महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझो कि ऐसा सरकार जो पैसा प्रिंट करा रही है, वो लोक लुभावन यानी पॉपुलिस्ट स्कीम में जाएगा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट दो, फ्री में ये बांट दो, वो बांट दो। मार्केट में इतना सामान नहीं है तो सप्लाई डिमांड मिसमैच है, तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। जर्मनी में ऐसा हो चुका था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ट्रीटी ऑफ वर्साई वगैरह, वो हम लोग देखेंगे पिलर 4 के अंदर। तो यानी कि ये जो अपना डेफिसिट है, गड्ढा है, इसको ना टैक्स से बहुत भर सकते हैं, ना नोट छाप के भर सकते हैं। दीज़ आर नॉट प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस, व्यावहारिक नहीं है। तो फिर क्या करना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप छाप देंगे नोट जस्ट टू फिल अप द डेफिसिट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, जैसा जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई में हुआ था। इस प्रोसेस को कहते हैं मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट। जितना उधारी है उतना नोट छाप दो, पर फिर उसके सामने बाजार में सामान नहीं है, तो आप इतना ये कार्ट में भर के पैसा जाओगे तो जब एक पैकेट ब्रेड का मिले, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उसका, ये महिला ओवन में या ये जो उनका घर का होगा उसमें गर्म करने के लिए सब डाल रही है, बिकॉज़ देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस मनी। तो जो डेफिसिट है 16 लाख करोड़, टैक्स से फिल अप नहीं हो सकता, नोट छापने से फिल अप नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा? पैसा उधार में लेना पड़ेगा। यू हैव टू बोरो द मनी। अब इसके साथ कांसेप्ट आता है रिकार्ड और बाकी, वो एक-एक करके थोड़ा समझेंगे फिर देख लेते हैं। सरकार ने पैसा चाहिए 1000 करोड़, तो उन्होंने जनता को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिलवाए, 8% ब्याज है, 5 साल में मैच्योर होगा। तो इसे हम क्या कहें? डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग, उधारी से पैसा मोबिलाइज किया गया। अब आप समझो, जो आप इनकम टैक्स भरते हो, वो हर साल की नई इनकम पे लिया जाता है। पुरानी इनकम जो आप उस पे इनकम टैक्स भर चुके, तो वो व्हाइट इनकम है, उसको बस आप एन्जॉय करो। उस पे ऐसा नहीं हर साल तुमको बार-बार उस पे फिर से इनकम टैक्स भरना है। इनकम टैक्स इज़ नॉट लाइक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चढ़ते रहेगा। तो सपोज़ देयर इज़ अ कॉलेज ग्रेजुएट जिसका प्लेसमेंट हुआ 10 लाख, उसको सैलरी मिल रही है। तो ईयर 1 में समझो उसकी मान लो कोई सेविंग नहीं होती है, तो बैंक में उसने कुछ रखा नहीं है पैसा, या बैंक में रखा है पर अभी ब्याज नहीं मिला, तो ₹0 इंटरेस्ट में कमाया। तो उसकी ग्रॉस इनकम हुई 10 लाख, बस उस 10 लाख पे उसने फिर सब कैलकुलेट करके इनकम टैक्स भरना है। ईयर 2 में उसका थोड़ा सैलरी बढ़ाया जाएगा, तुम्हारी 11 लाख हो गया, और उसने जो पैसा बैंक में थोड़ा बहुत सेव किया था प्रीवियस ईयर्स में, उसका ब्याज चढ़ेगा सपोज़ 20,000। तो अब उस 11 लाख 20,000 पे उसने नया इनकम टैक्स भरना है। उस वक़्त ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा पिछले साल का भी जो 10 लाख है तो तुमने 20 लाख 20,000 पे इनकम टैक्स भरना है, ऐसा नहीं। मैंने जो आपको बताया, हर साल की नई इनकम पे फ्रेश इनकम पे आपको भरना है। ईयर 3 में उसकी और तरह की प्रमोशन हुआ, मान लो 15 लाख अभी कमा रहा है और बैंक में से उसको 50,000 ब्याज आ रहा है, तो 15 लाख 50,000 पे उसको इनकम टैक्स भरना है। उस वक़्त हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ईयर 1 का 10, ईयर 2 का 11 और ईयर 3 का 15, यानी 36 लाख पे इनकम टैक्स भरो। नो, सिस्टम इज़ नॉट लाइक दैट। तो इनकम टैक्स इज़ डिवाइड ऑन न्यू इनकम एवरी ईयर, यानी कि आप जो भी टैक्स प्लानिंग करते हो, तो आप क्या करोगे कि हर साल का आप सोचने बैठोगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब आप देखिए 2019 में सरकार ने क्या किया, वो इंटरिम बजट था और कुछ चुनाव आने वाले थे, तो सरकार ने बोला कि देखो ओल्ड टैक्स रेजिम में सबको हम 12,500 का रिबेट देंगे, तो मतलब 5 लाख तक आप कमा रहे थे तो कोई इनकम टैक्स था नहीं, और वो क्यों किया गया? पॉपुलिज्म, मिडिल क्लास को वोट दे दे वगैरह। लेकिन जनता समझदार है, तो वो सोचे कि देखो अभी तो इलेक्शन के लिए इन्होंने माफ कर दिया, आगे भी शायद इलेक्शन के लिए माफ कर देंगे, पर कभी तो ऐसी रिबेट सिस्टम खत्म करेंगे ना, तो फिर 5 लाख कमाते हो, 7 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, हम पे इनकम टैक्स आएगा। अभी नहीं ले रही है, लेकिन कभी तो लेगी भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को ये 1000 करोड़ का लोन भी तो चुकाना है, अब वो 5th ईयर पे चुकाना है या 20th ईयर पे, जिस दिन चुकाना है तब तो थोड़ा टाइट करेंगे 1-2 साल जब करीब आएगा उस मैच्योरिटी डेट की। तो जनता अगर समझदार है तो वो क्या सोचे, मैं अभी से अपना ज़्यादा पैसा सेव करना चालू करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में सरकार अगर टैक्स बढ़ा देगी, तो मेरी जो फ्रेश नई इनकम आएगी उसमें मेरी सेविंग्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका टैक्स बहुत ज़्यादा सरकार मांग लेगी नई इनकम के ऊपर। तो ये जो ऐसी थॉट प्रोसेस है, ये इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने बताई कि ऐसा हो सकता है कि व्हेन गवर्नमेंट टेक्स टू मच लोन, तो जनता अलर्ट हो जाएगी कि लोन चुकाने के लिए 5 साल 10 साल बाद इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा मेरी उस साल की फ्रेश इनकम पे, इसलिए मैं प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा पैसा सेव करता हूँ, वरना फ्यूचर में मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। तो रिकार्डो ने ये कहा कि जब भी सरकार ज़्यादा लोन लेती है, तो जनता ज़्यादा सेविंग चालू करेगी, क्योंकि उनको डर लगेगा फ्यूचर में जब ये लोन रीपे करने के लिए सरकार टैक्स हाइक करेगी, रिबेट देना बंद कर देगी, तो हमारी उस ईयर की फ्रेश इनकम पे हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस, संतुल्य, कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। व्हेन देयर इज मोर बोरोइंग देयर इज मोर सेविंग। आपके यहाँ ठीक है ना, तो बचत करिए, गांधी जी भी तो यही सब कह के गए थे, जरूरतों को काबू में रखो, ये वो। भाई वो बराबर है, बट वी आर नॉट लिविंग इन अ गांधीयन इकोनॉमी, वी आर लिविंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है, उसको जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो अगर जनता का हम सबको गांधी जी की तरह सादगी से रहना है, बचत करनी है, हमको स्विगी जोमेटो से रविवार को ऑर्डर नहीं करना है, तो कंजम्पशन डाउन हो जाएगा। तो ये जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने जितना सब मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो बिकेगा नहीं सामान, अनसोल्ड इन्वेंटरीज। तो फिर कंपनियां क्या करें? अब मेरा सैमसंग का पुराना टीवी बिका नहीं, तो नया टीवी बना के किसी को क्यों नौकरी पे रखेगा? वो सबको निकाल देगा, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए रिकार्डो का ये कहना है कि गवर्नमेंट ज्यादा लोन लेती है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग नेगेटिव आउटकम आ सकते हैं। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इस लॉजिक को दिमाग में उतारो, और इसके काउंटर में मत जाओ, ये वो बोल के गया है, उसके बाद क्या होगा वो भी हम समझते हैं।
तो रिकार्डो बेसिकली सजेस्टेड गवर्नमेंट ने बहुत लोन नहीं लेना चाहिए, वरना जनता सेविंग ज़्यादा करेगी तो कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ ऐसा ही हम लोग देख सकते हैं। अराउंड 2019 में ऐसा हुआ, गाड़ियों के सेल बहुत गिर गए, बाइक के सेल बहुत गिर गए, इंडस्ट्री स्लो डाउन और मारुति कंपनी ने 4000 लोगों को नौकरी से निकालना भी पड़ा क्योंकि कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा था, तो नई गाड़ी बनाने के मजदूर रखने कोई सेंस नहीं। अब कुछ उसके पैरेलल और भी कारण थे। पेट्रोल डीजल उस ज़माने में महँगा हो रहा था, गाँव वालों को तकलीफ थी तो बाइक नहीं ले रहे थे, लोन सस्ते नहीं हो रहे थे। लेकिन इन सबके बीच कहीं न कहीं रिकार्डियन इक्विवेलेंस या रिकार्डो जो उसके ज़माने में सोच के गया होगा, वो भी ज़िम्मेदार तो होगा। तो डेफिसिट बढ़ती है, अल्टीमेटली सरकार टैक्स बढ़ाएगी, उसके डर से जनता शॉपिंग कम कर देगी, तो डिमांड कम होगी, जॉब्स कम क्रिएट होंगे। ये सब रिकार्डियन इक्विवेलेंस में बात हुई और वो चलते रहा। फिर 2020 में आप जानते हैं आया कोरोना। अब जो कोरोना है तो गवर्नमेंट को दे दनादन बहुत लोन लेने पड़े। हम वो अपना ग्राफिक्स वापस देखें। देखिए पहले करीब जीडीपी का 3-4% जितनी फिजिकल डेफिसिट थी। कोरोना 2020 में सीधा बढ़ के 9% ऑफ द जीडीपी, बहुत ज़्यादा लोन में पैसा लेना पड़ा। तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार लिखती है, उसमें सब जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, वरना सब क्रिटिक्स तो कहेंगे भाई रिकार्डो रिकार्डो क्या बोल दिया, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या करेगा, मार-पीट के जस्टिफाई करेगा कि ये जो 83 वर्ल्ड कप की कबीर सिंह की मूवी थी, वो भले बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाई, पर आईएमडीबी के हिसाब से उसका रेटिंग अच्छा है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थियरी क्या कहती है? फिजिकल डेफिसिट इज बैड और उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की भी ज़रूरत है, खुद भी समझते हैं आप कि चादर उतना पैर लंबा करना चाहिए, लोन तो नहीं लेना चाहिए बहुत। बट इकोनॉमिक्स सर्वे कहता है देखो, आई विल जस्टिफाई मार-पीट के मैं साबित करूँगा कि ये डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, ये जो पुराने ज़माने की इकोनॉमी, ये सब सस्ता नशा करते थे। मैं देर से आया हूँ, मेरे को ये सब पता है एंड आई विल जस्टिफाई कि ये सब कुछ सरकार जो कर रही है वो सही है। तो नाउ दैट आर्गुमेंट कम्स कि गवर्नमेंट की डेफिसिट थी कितना 16 लाख करोड़, टैक्स हम ज़्यादा ले नहीं सकते, नोट हम छाप नहीं सकते, वी हैव टू बोरो मनी। अब मनी बोरो करने बैठे तो ये रिकार्डो की प्रॉब्लम आती थी। रिकार्डो की प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक सर्वे अब क्या जस्टिफाई कर रहा है कि देखो नहीं, नहीं रिकार्डो तो उसको कुछ पता नहीं, अभी ज़माना बदल गया है और फिर वो उसकी सब अपनी नैरेटिव चालू करता है। हमने यहाँ पर देखा कि हर साल की फ्रेश इनकम पर आपको नया इनकम टैक्स भरना है। तो पुराने वर्षों में अगर इनकम टैक्स कम है, उस वक़्त ज़्यादा पैसा सेव कर लो क्योंकि नए साल में मान लो आप 30 लाख रुपए कमा रहे हो और सरकार का इस पे 50 टका इनकम टैक्स चढ़ेगा, तो आप कुछ बचत कर नहीं पाओगे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा देखो ये रिकार्डो से बात करके अपन तकलीफ क्या है? ज़्यादातर भारतीय तो टैक्स भरते नहीं इनकम टैक्स। मोस्ट इंडियन पीपल डू नॉट इवन पे इनकम टैक्स। हम मेंस के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मुश्किल से 2% वोटर्स एक्चुअली इनकम टैक्स भरते हैं। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ा, वो थोड़ी सोचने बैठे हैं सरकार क्या कितना लोन है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। सेकंड थिंग, फ्यूचर में फिजिकल डेफिसिट कितनी होगी, टैक्स रेट क्या होगा, पब्लिक इतना फुल्ली रैशनली होके सोचते नहीं है। बहुत सारी शॉपिंग वो इंपल्सिवली करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी आईफोन जो भी 16 आया या 17 आया, तो लोग लाइन में खड़े हैं, मुझे आईफोन दो, आईफोन दो, मुझे आईफोन चाहिए, नहीं मिला तो मैं ऑक्सीजन ले नहीं पाऊँगा, हीमोग्लोबिन मेरा क्लॉट हो जाएगा। तो ये सब लोग सोचने बैठे थे क्या कि भाई रिकार्डो क्या बोल के गया था कि गवर्नमेंट बोरिंग बढ़े तो सेविंग कम होगी। नो, तो ये होता है इंपल्सिव परचेज़। इसलिए रिकार्डो इज़ रॉन्ग इन द प्रेजेंट टाइम्स। रिकार्डो ने मान लीजिए अपनी थियरी लिखी हो, मान लीजिए 1800 में। उस ज़माने में पब्लिक शॉपिंग के लिए इतनी क्रेज़ी नहीं थी क्योंकि उस वक़्त ई-कॉमर्स नहीं था, मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थे। उस ज़माने में प्रोडक्ट की ऑफरिंग भी कम थी कि मान लीजिए अगर कोई एक बॉल पेन होगा तो ये क्या 2 कंपनी के होगा, 25 कंपनियों के बॉल पेन नहीं होंगे, तो इसलिए पब्लिक को नया-नया मुझे रोज़ खरीदना है, वो शॉपिंग इंपल्सिव करते नहीं थे। इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि देयर कुड हैव बीन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स जो अभी वैलिड नहीं है। इसलिए ये जो बात है कि अगर हम बोरिंग ज़्यादा करेंगे तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस के हिसाब से तकलीफ हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है ऐसा कुछ डरो मत, दे दनादन पैसा लोन में लो, मौज करो। इसके बाद और भी इम्पैक्ट समझनी है दूसरी थियरी, वो फ्रेश माइंड से समझते हैं, तब तक एक और ब्रेक लेते हैं और तब आप ये 2024 सीएपीएफ का एक क्वेश्चन ट्राई करिए, आई गिव यू ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स।
राइट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी कैपिटल लिस्ट है? वोटिंग टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। हयात, नेहा, विश्वजीत, सौरभ, मोहम्मद, गुनगुन, अभिमन्यु, अभिषेक, शिव, सत्यवीर, अंशुल, मुनीश, सारिका, खुशबू, गार्गी, मयूरी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने करेक्ट किया है। चैट बॉक्स के नाम नहीं पड़ा, मेरे सिस्टम में वो अलग दिखाता है टिक जो करे। नेहा, मीनाक्षी, उषा, विकास, लीना, गुनगुन, तनु, आयुष, जिज्ञासा, हर्षित, प्रीति, कुसुम, ऋषभ, प्रत्युष, आदित्य, ओमकार, अंश, अखिलेश, अमित, ईशा, अमर, अंकित कुमार, हर्षन, करेक्ट आंसर। देखिए इंटरेस्ट रिसीव वगैरह तो वो तो ये पार्ट ऑफ द बजट तो गलत है, तो उस हिसाब से डी और सी पे चला गया। नाउ वी आर 50-50, ये हो सकता है कि डी हो सकता है। चल रात याद करो, बजट का कैपिटल पार्ट इनकमिंग या रिसीट, तो कुछ तो पैसा उधारी में आएगा। उधारी में आएगा, उसके अंदर ये सब आ जाएंगी चीजें। देखिए स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा जाता है उसका पोर्शन भी उधारी में जाता है, मार्केट बोरोइंग भी उधारी में जाता है। और आपके हमको एतराज है कि स्मॉल सेविंग का सारा पैसा गवर्नमेंट लोन में नहीं जाए, उसमें से कुछ पैसा स्टेट को भी लोन में जाता है, तो यूनियन का कैपिटल रिसीव नहीं है। अगर आप ऐसे वकील बनो तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से समझो कि सेकंड इज रॉन्ग, इंटरेस्ट रिसीट तो रेवेन्यू पार्ट में आएंगी, तो बी और सी चला गया। मार्केट बोरोइंग तो पक्का हम जानते हैं कैपिटल पार्ट में ही आएंगी, कैपिटल रिसीट है, तो 4 इज करेक्ट। तो आफ्टर एलिमिनेशन एक ही तो ऑप्शन है, और डिसइन्वेस्टमेंट की कैपिटल पार्ट ऑफ द रिसीट है, तो 1 and 4 ऐसा ही ऑप्शन है, उसका जवाब क्या है डी। द आंसर इज डी। 65% लोगों ने करेक्ट किया, बताइए। बाकी लोग नहीं कर पाए, हो सकता है आप इसको रिवाइज नहीं कर पाए, अभी रात को पढ़ा था, सुबह दूसरा क्लास है, पर रियल एग्जाम में ये गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी एन अनफॉरगिवेबल एक्सक्यूज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी सीरियसली तैयारी करें वो सब लोग इसको करेक्ट ही करेंगे। मुझसे पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, किसी भी और कोचिंग से पढ़ाओ या सेल्फ स्टडी किया हो, ये सब समझो इजी क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट नहीं होते, कभी कभी आते हैं, बट यू हैव टू डू इट। अदरवाइज जो कट ऑफ है उसमें आप ऐसे गिर जाओगे कि फिर मीडिवल हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी या इंटरनेशनल रिलेशन से वो गैप कवर नहीं होगा। तो हल्के में मत लीजिए, अभी दिवाली वेकेशन आ रहा है, टिल देयर इज टाइम। अपनी गलतियों को सुधारने का जितना बैकलॉग है या जो तैयारी का अपना एटीट्यूड ही ठीक नहीं है उसको आप ठीक करिए। कोई चीज बेसिक है, आसान है, इसलिए एक बार हल्के में देख लिया और अब मुझे देखने दो, दैट इज नॉट द वे। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट दिस लोन प्रॉब्लम। डेफिसिट के टाइप्स हमने समझ लिए, काजोल एसआर के एग्जांपल से एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज देख लिए, फिर हमने देखा रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है, ये इसलिए देखा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। पर इकोनॉमिक्स वाले क्या है वो तो सस्ता नहीं चल रहा, उसको कुछ पता नहीं, हमको सब पता है। अब ऐसा एक दूसरा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसको मुझे एक लाइन में समझाना हो। मुकेश भाई, अमित शाह को बोल रहे हैं, आप सारा कर्जा बाजार से उठा लेंगे तो हमारे लिए मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए क्या बचेगा? तंबूरा। बस वही क्राउडिंग आउट इफेक्ट, समराइज इन वन लाइन। तो अब समझते हैं ठीक से। ठीक, जनता ने पैसा सेव किया है कुछ एसबीआई में, कुछ एलआईसी के अंदर, और दोनों जगह पर आप जानते हैं सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो सरकार इनको पिस्तौल दिखाए, मतलब प्रेशर डाले उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को। ये जितना पैसा आया है, आपको एसबीआई को तो आप बोल सकते हैं कि 18% डिपॉजिट का पैसा एसएलआर में हमको दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो, पर सरकार और प्रेशर डाले कि 18 नहीं, तुम हमारा 40% अपना सब पैसा डिपॉजिट का हमको एसएलआर में दे दो, वो हो सकता है। उसी तरह एलआईसी जो अलग अलग कंपनी के शेयर बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करती है, उसको भी सरकार प्रेशर डाले कि तुम सारा पैसा हमको दे दो लोन में, और इसके बदले गवर्नमेंट सामने उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तकलीफ क्या है, उसमें रिस्क कम होता है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट भी कम होता है, कि मुश्किल से आपको 1% ब्याज मिले, और उसमें भी आपको नीचे बैठे तो एसबीआई वाला अपना भी कमीशन कट करेगा, तो आपको तो 6 ही हाथ में आएगा। अब इस चक्कर में होगा क्या कि आपने 10 किलो डिपॉजिट दे दिए हैं एसबीआई को और एलआईसी को, उसमें से हम समझो कि 9 किलो तो सरकारी ले गई अपने घर में खाना पकाने के लिए, तो मुकेश अंबानी जाए, कोई और कंपनी वाला जाए, उसका लोन पास नहीं होगा, या पास होगा तो उसको जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिलेगा, वो मांगे मुझे 5 लाख करोड़ चाहिए, ये वो लोग कहेंगे को लंच ब्रेक तो बंद हो गया, अपन दे नहीं सकते बिकॉज़ वी डोंट हैव दैट मच मनी, हम आपको 1 लाख करोड़ दे सकते हैं। तो इस सिचुएशन में एक प्रकार से सरकार ने क्या किया, धक्का मार के इन लोगों को भीड़ से हटा दिया कि तुम नहीं, हम ही सारा पैसा लेंगे। तो जो बोरोइंग मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट था, उसमें से ये जो प्राइवेट बोरोवर्स या कंपनी वाले थे, दे आर क्राउडेड आउट। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सब लोग लाइन में खड़े हैं आईफोन लेने के लिए, लेकिन कुछ एक पूरा ग्रुप है कि उन्होंने अपनी गैंग बना लिया और वही लाइन में सब कब्जा करके बैठे, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर देखो ज्यादातर उन्होंने सब ले लिया है, तो एक प्रकार से मुकेश अंबानी को धक्का मार के भीड़ से हटा दिया गया, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया, एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि आप समझो फिर मुकेश अंबानी नया रिफाइनरी कहां से खोलेगा, जॉब्स कैसे क्रिएट करेगा, दिस विल नॉट हेल्प। तो या इस साइड पर ये नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जनता के लिए भी खराब चीज है, क्योंकि आपने पैसा सेव किया एसबीआई में और आपको मिला मुश्किल से 6 to 8% इंटरेस्ट, जबकि अगर वो जाता लोन में तो कंपनी वाले से मान 12% इंटरेस्ट चार्ज करते, या एलआईसी वाला शेयर खरीद लेता, हो सकता है शेयर में आपको 15% रिटर्न मिलता, तो वो मिला नहीं। यानी आपका रिप्रेशन हो रहा है, दमन हो रहा है फैमिलीज का जो पैसा सेव कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ द हाउसहोल्ड्स, वित्तीय दमन, कि आप काबिल थे 15 कमाने के लिए, आपको सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिला, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बैंक एनबीएफसी वालों ने सरकार को सब दे दिया लोन में पैसा। ये सब ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में भी दिए हैं। तो हमारा जो आर्गुमेंट था वो क्या था कि सरकार को लॉस है 16 का, टैक्स बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा नोट छाप नहीं सकते, तो 16 लाख करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, और हम कहिए खराब चीज है, तो इकोनॉमिक सर्वे जस्टिफाई कैसे करता है? नहीं, रिकार्डो ने जो कहा वो गलत है, आप लोन लो, सब कुछ मजे मजे है। फिर हम काउंटर आर्गुमेंट दे देना ना, बहुत लोन लेगी सरकार तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा, उससे नुकसान होगा कंपनियों का, जनता का। तो अगर यहाँ पर भी इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ये सब बेकार बातें हैं, रिलेवेंट नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे काउंटर आर्गुमेंट क्या दे रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि देखिए ये जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, जिससे कंपनियों को लोन कम मिलता था, धक्का मार के उनको लोन मार्केट से बाहर निकाल देती थी सरकार, ये सब करेक्ट था, लेकिन वो 50 से 90 के जमाने में जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये सब हो रहा था। वो कैसे हो रहा था? उस जमाने में सरकार को, समझो उस जमाने में लोग ही गरीब थे, तो टैक्स में इनकम टैक्स कितने लोग भरते हैं? आज की तारीख में बोले इतनी सारी आबादी है, 2% वोटर्स इनकम टैक्स भरते हैं, उस जमाने में तो 0.00 कुछ वोटर्स ही इनकम टैक्स भरते होंगे, तो सरकार की डेफिसिट बहुत ज्यादा रहती थी। तो उस जमाने में सरकार ने आरबीआई पे कुछ प्रेशर डाला होगा, और आरबीआई से ये करवा दिया कि एसएलआर बहुत हाई रखते थे। अभी जो एसएलआर 18 है, हो सकता है उस जमाने में 40 हो। तो अपने आप बैंक वालों का बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट लोन में चला जाता था, क्योंकि एसएलआर ₹100 आपको डिपॉजिट में मिले बैंकर को, उसमें से वो कुछ पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता था। और पब्लिक सेक्टर बैंक वाले तो इससे भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि वहां उनको इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी कम थी। तो यस, एट दैट टाइम देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। दूसरा, उस जमाने में जितने बैंक थे वो सरकारी थे, प्राइवेट बैंक तो सब बंद हो गए थे ज्यादातर, जब तक ये 1991 में नरसिम्हम कमेटी के रिफॉर्म नहीं लेते, तो सरकारी बैंक वाले डिपॉजिट का ज्यादा पैसा सरकार को लोन में दे देते थे। तो उस टाइम पे हो सकता है धीरूभाई अंबानी का सैड स्माइली चलता हो कि मुझे लोन नहीं मिला, मैं क्राउडिंग आउट हो गया हूं। उस जमाने में जनता भी बहुत गरीब थी, ज्यादा कमाई बचत और टैक्स भर नहीं पाती थी, इसलिए भी ये सब प्रॉब्लम ज्यादा कंपाउंड हो रहे थे। आपके तो अपन कोई नहीं ना, धीरूभाई शेयर बाजार में आईपीओ लॉन्च कर दे, बैंक लोन नहीं दे रहा है, एलआईसी नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे तो लोग कर लेंगे, कहां से करेंगे? उस जमाने में कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट एकदम अंडर डेवलप था। हम बात करें 50 से 90 की, और 90 में भी हर्षद मेहता, केतन पारेख, ये सब लोग ऐसे स्कैम करते थे कि ज्यादातर मिडिल क्लास वाले पैसा इन्वेस्ट करने से डरते थे शेयर मार्केट में। तो अगेन वहां पर भी कुछ मिले नहीं, तो ही विल फील, द बिजनेसमैन विल फील मोर अनहैप्पी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का देखो 1990 से लेके 2019 तक का अगर हम सर्वे करें, तो अब कुछ क्राउडिंग आउट हो नहीं रहा है। इसका क्या कारण है? यूथ पॉपुलेशन बढ़ी है, नरसिम्हा राव की सरकार ने जो एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद ये सब आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद बेंगलुरु में खड़ी हुई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो उधर बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली है, उनकी इनकम बढ़ी है, सेविंग बढ़ी है, और उससे
इतनी क्वांटिटी में पैसा सेव हो रहा है कि देयर इज इनफ मनी इन द सेविंग्स अकाउंट। सरकार को भी लोन मिल जाए, कंपनी वाले को भी लोन मिल जाए और फिर भी किसी का क्राउडिंग आउट ना हो, ऐसी इनफ सेविंग्स आर अवेलेबल। प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए हैं, शेयर मार्केट डिप हो गया है, आईपीओ आ रहे हैं, तो देयर इज इनफ मनी गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए भी और कंपनी को इन्वेस्टमेंट में चाहिए तो भी इनफ मनी इज अवेलेबल। तो अभी क्राउडिंग आउट की कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। उल्टा इकोनॉमिक सर्वे जस्टिफाई करता है कि सरकार ने तो दे दनादन लोन लेने चाहिए और गवर्नमेंट 100 रुपए अगर स्पेंड करती है टनल या हाईवे या ब्रिज बनाने में, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्सी, होटल, होटल के बेड्स, बेडशीट, ये सब की जरूरत बढ़ेगी। तो इस हिसाब से स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत बढ़ेगी। तो बिजनेसमैन खुद से ही 150 रुपीज कहीं से लोन में लेके आएगा, आईपीओ लॉन्च करके लाएगा और वो खुद से ही और ज्यादा सब धंधा चालू करेगा। और उसके लिए वर्ड यूज किया इकोनॉमिक सर्वे ने कि क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा। क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा कि मान लीजिए सरकार फोकस करे, अब से हम उत्तराखंड के टूरिज्म पे बहुत फोकस करेंगे, तो वहां पर भी बहुत सारे होटल बिजनेस वाले लोग और आ जाएंगे और वो और इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, तो क्राउडिंग इन चालू हो जाएगा और मार्केट में इनफ मनी अवेलेबल सबके लिए उपलब्ध है, सरकार के लिए भी, कंपनियों के लिए भी। बस तो ये सब कह के वो अपनी बात को जस्टिफाई करता है इकोनॉमिक सर्वे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आर्गुमेंट है रेटिंग डाउनग्रेड। तो अगेन लॉ से 16 लाख करोड़ का टैक्स बढ़ा नहीं सकते, नोट ज्यादा छाप नहीं सकते, उधारी में पैसा लेना है। काउंटर आर्गुमेंट आते थे, रिकार्डो की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सर्वे कहता है भूल जाओ। क्राउडिंग आउट की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सर्वे कहता है ये अभी रेलेवेंट ही नहीं है। अब तीसरा डर लगता है रेटिंग डाउनग्रेड। हमने आगे पिलर 1 सी में देखा था कि जो भी सरकार या कंपनी अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है, तो इसको ये मूडी, स्टैंडर्ड पुअर वगैरह उसको रेटिंग देते हैं कि रिस्क कितना है। जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ट्रिपल रेटिंग मिले कि बहुत सेफ है, तो स्वाभाविक है उसको उनको मुश्किल से 1 या 2 टका ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि रिस्क कम है। और सामने हो सकता है ये बांग्लादेश या पाकिस्तान किसी को डी रेटिंग मिले, तो उनको रिस्क कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो अटैक करने के लिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़े। अब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि सरकार दे दनादन बहुत लोन लेगी, तो रेटिंग एजेंसी क्या सोचे कि चलो इंडियन गवर्नमेंट की कैपेसिटी है मान लो 10 लाख करोड़ का लोन चुकाने की, उतना उनका टैक्स का और सब रेलवे टिकट का दिखता है, दे कैन मैनेज। पर अब आप बढ़ा के 60 लाख करोड़ करेंगे तो फिर रेटिंग एजेंसी कहेगी कि ये तो अनसस्टेनेबल है, तो फिर वो आपका रेटिंग डाउनग्रेड कर देगी कि जो नए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की इसको हम डबल रेटिंग नहीं देते, इसको हम बी रेटिंग देते। अब अगर रेटिंग कम मिलेगा तो जब आप मार्केट में इस बॉन्ड को इशू करेंगे तो इन्वेस्टर क्या कहेगा, रेटिंग डाउन है आपका, रिस्क ज्यादा है, तो मैं 8% पे तो नहीं लूंगा आपका, मुझे तो 14% इंटरेस्ट दीजिए। तो यानी टू मच लोन टेकिंग कैन रिजल्ट इनटू रेटिंग डाउनग्रेड या क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, और उससे फिर फ्यूचर में लोन लेना और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, ऐसा भी नेगेटिव आर्गुमेंट चलता है। तो इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं नहीं, सब फर्जी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। इतने सालों में हम देखते हैं कुछ नहीं हुआ है, मतलब रेटिंग जितना उसी रेटिंग के आसपास चलता है, तो बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए और दे दनादन लोन लेने चाहिए सरकार ने, इट इज ऑल जस्टिफाइड। ऐसी वो बातें वहां पर करता है। देखिए जो ग्राफिक्स मैंने आपके हैंडआउट में दिया है उसमें और भी एंगल्स हैं कि जब भी आप डेफिसिट बढ़ाते हैं तो रेटिंग डाउनग्रेड होता है, रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो इन्वेस्टर को लगता है रिस्क बढ़ रहा है, और फिर शेयर मार्केट से भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भागना चालू करेंगे क्योंकि उनको लगेगा ये सरकार बहुत लोन ले रही है, इनका सब सिस्टम ठीक नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है टैक्स बढ़ा देंगे, फिर जनता गाड़ियां कम खरीदेंगी, तो हमने ये टाटा मोटर्स में खरीदा इन्वेस्टमेंट किया शेयर का, वो सब लॉस हो जाएगा, भागो इधर से। तो रेटिंग डाउनग्रेड से पूरी इकोनॉमी को असर होता है और जब भी ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर भागना चालू करेंगे, व्हाट दे विल डू, अपने शेयर्स सेल करेंगे, टाटा मोटर्स के शेयर बेच देंगे, रुपया मिलेगा, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और भाग जाएंगे किसी और देश में। सो व्हेनेवर दैट हैपेंस, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर 60 में मिलता है वो 84 में मिलना चालू हो जाए, तो फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। इसका भी लोड मत लो क्योंकि हम लोग करेंसी एक्सचेंज पिलर 3 नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उसको डिटेल में समझेंगे। तो ग्राफिक्स इधर इसलिए दिया है आपके हैंडआउट में, वो सब क्रिस्टोफर नोलन टाइप है कि आप थर्ड पिलर खत्म होकर रिवीजन के लिए आओगे ना, तब वो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। हाँ, तो कुल मिलाकर बात क्या है कि बोरोइंग करो, दे दनादन भारत सरकार, रिकार्डो बोल गया उसको इग्नोर करो, क्राउडिंग आउट की नेगेटिव आर्गुमेंट को इग्नोर करो, रेटिंग डाउनग्रेड को भी इग्नोर करो क्योंकि सरकार इतने साल से लोन ले रही है तो भी रेटिंग डाउनग्रेड से कोई फर्क अपना ज्यादा होता नहीं, जो इन्वेस्टर है वो आता रहेगा वगैरह वगैरह। अब कुछ और कंसेप्ट समझने, काउंटर साइक्लिक फ्यूचर पॉलिसी वगैरह। पुराने जमाने में जब भी फेमाइन या अकाल पड़ता था तो राजा महल, मंदिर, मस्जिद, इमारत क्यों बनाते थे, ताकि पब्लिक उधर मजदूरी करे और उनको कुछ रोजगार मिले। तो इसे हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फ्यूचर पॉलिसी। इकोनॉमी में अप डाउन चलते हैं, तो जब डाउन फेज चल रहा है तो जो भी राजा है, जो भी सरकार है, उन्होंने ज्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए ताकि सब स्टेबल किया जा सके। फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसको हम पिलर 4 में और समझेंगे। जीडीपी क्या है, हर साल जितना नया प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका मार्केट वैल्यू है कि मान लो 2018 में 140 लाख करोड़ का पैदा किया माल सामान सेवाएं, 2019 में क्या 146 लाख करोड़ का, तो हमें गिनना होता है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के मुकाबले 140 के सामने 146 कितना बड़ा है, अराउंड 4.2%, तो ये हुआ जीडीपी ग्रोथ। फिर आएगा कोरोना, तो कोरोना में डाउन हो गया 134, तो ये क्या डाउन गया जीडीपी ग्रोथ, तो हम लिखे -7% डाउन गया। तो इकोनॉमी में समझो ऐसा अप डाउन चलते रहती है, कभी ग्रोथ होता है 8%, कभी चल जाए -7%, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहता है। जब ये अप में या पीक में है उसे हम कहते हैं बूम पीरियड। उस वक्त सरकार ने बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद से संभालेगा कि उतने सारे प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होती रहेगी। सरकार ने ज्यादा इंटरवीन कब करना पड़ेगा, जब ये स्लोडाउन वाला फेज चल रहा है, तब गवर्नमेंट ने दनादन हाईवे हॉस्पिटल बनाने चाहिए ताकि स्टील सीमेंट की डिमांड बढ़े, तो उस हिसाब से हर इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट हो और इससे सब मल्टीप्लाई इफेक्ट होती है, जीडीपी बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती है, ये सब आर्गुमेंट हम आगे भी देख चुके हैं। ये ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में भी है कि बूम स्लोडाउन बूम स्लोडाउन बूम स्लोडाउन चलता है। तो स्लोडाउन चलता है तब गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। ब्रिटेन, यूएसए, ये सब की सरकार की ऐसी पॉलिसी रहती है कि सपोज ये रेड लाइन में इकोनॉमी के अंदर क्या साइकिल चल रही है, तो सरकार उल्टी साइकिल चलाएगी कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, जब स्लोडाउन चला होगा तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी, जब बूम चला होगा तो गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी, तो ऐसे ऐसे वो उल्टा अपना साइकिल चलाते हैं। और ये आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि रफली व्हाट दे आर डूइंग। जब भी स्लोडाउन होता है, मान लीजिए 2007 टू 11 क्या हुआ होगा, 2007 टू 11 अमेरिका के अंदर थी सब प्राइम क्राइसिस, तो उस वक्त उनकी सरकार हाईवे हॉस्पिटल ज्यादा बनाने लगी होगी, तो ये उनका स्पेंडिंग उस वक्त बढ़ा दिया था। इसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। कोरोना में भी हमको ये करना चाहिए, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे का एडवाइस था। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जब ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा खर्च करते हैं, जब पैसा नहीं होता खर्चा नहीं, वो ये नहीं देखते साइकिल क्या चल रही है। अब देखो इधर कि फॉर एग्जांपल 1999 लेट मी ज़ूम इन, 1999 से 2003 का जो समय था, मतलब सब प्राइम क्राइसिस से पहले का समय, उस वक्त आप पाकिस्तान को भी उठा लो तो वहां पर भी तेजी चली थी, बूम चली थी। उसका कारण क्या, अमेरिका में जो गुब्बारा बन रहा था उसके चलते पूरी दुनिया में एसेट बबल क्रिएट हो रहे थे, तो इकोनॉमी गोइंग अप। अब इकोनॉमी अप जाएगी तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों को जॉब मिला, वो इनकम टैक्स भरते होंगे, दूसरे टैक्स भरते होंगे, गाड़ियां खरीदते वगैरह, तो सरकार को टैक्स में कलेक्शन ज्यादा हुआ तो सरकार स्पेंड भी ज्यादा कर रही है। उल्टा सरकार ने तब क्या करना चाहिए कि बफर बनाना चाहिए कि जितना एक्स्ट्रा टैक्स हमको मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमिक बूम, लेट अस सेव इट समवेयर, ताकि जब फ्यूचर में क्राइसिस आएगी तो हम इसको यूज करेंगे। पर सरकार ऐसा नहीं सोचती क्योंकि उनको इलेक्शन जीतने होते हैं, क्योंकि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन है नहीं अभी तो होगा क्या उस जमाने में, ये स्टेट का इलेक्शन वो स्टेट का इलेक्शन, ये योजना चला वो योजना चला, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो अगर कोई ऐसी चलाता हो नीति
कि इकोनॉमी गोइंग अप एंड गवर्नमेंट आल्सो स्पेंडिंग मोर मनी, उसको आप क्या कहते हैं? प्रो साइक्लिक फिजल पॉलिसी। तो यूजुअली भारत सरकार क्या कर रही है? प्रो साइक्लिक फिजल पॉलिसी। जब इकोनॉमी ऊपर जाए तो गवर्नमेंट भी पैसा ज्यादा स्पेंड करेगी क्योंकि उनको टैक्स में पैसा ज्यादा आता है। आइडियल क्या होना चाहिए? काउंटर साइक्लिक, जैसा ब्रिटेन और यूएसए में है। तो काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, जब इकोनॉमी ग्रोथ डाउन जाए तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग अप करे। प्रो साइक्लिक क्या है? जब ग्रोथ अप है तो सरकार स्पेंडिंग अप करे, तो वो ठीक बात नहीं है। अब इसके बाद का मुद्दा इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल बहुत आसान है। मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ है 9%, मतलब हर साल पहले के मुकाबले आज 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, अगले साल 109 का प्रोडक्शन हुआ। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो लोन इंटरेस्ट है मान लीजिए वो 6% है, तो देन वी आर सेफ। क्यों? ये जो लोन इंटरेस्ट का शेयर है वो 6 की स्पीड से भाग रहा है, आपका हिरन जीडीपी ग्रोथ 9 की स्पीड से भाग रहा है, तो 6 माइनस 9 मतलब -3, यानी कि द लाइन इज स्लो। तो अपना मौज हो गई, वी आर सेफ, इकोनॉमी सेफ, सिस्टम इज सेफ, स्टेबल। बट सपोज भारत सरकार ने लोन उठाया मार्केट से, उसका इंटरेस्ट रेट हो 6%, लेकिन अपना जीडीपी ग्रोथ हो मुश्किल से 4%, तो फिर ये लाइन उसको खा जाएगा। क्योंकि आप समझो जीडीपी ग्रोथ अगर कम है, इसका मतलब साल दर साल गाड़ियों की सेल इंप्रूव नहीं हो रहे तो जीएसटी कम आ रहा है, गाड़ियों की फैक्ट्री में काम नहीं मिला लोगों को इतना ज्यादा, या कम लोगों को काम मिला तो इनकम टैक्स कम आएगा। दैट सम पॉइंट गवर्नमेंट विल स्ट्रगल टू रीपे द लोन्स, क्योंकि ब्याज ज्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, तो देन वी आर डूम्ड। अब इसको और अच्छे से समझिए। जीडीपी ग्रोथ मान लीजिए 2010 में पैदा किया माल सामान 100 रुपये का, 2011 में पैदा किया 110 लाख करोड़ का, तो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10%। भारत देश में टैक्स टू जीडीपी कितना है? अराउंड 10 to 11%, यानी अगर 100 रुपये का जीडीपी है तो सरकार 10 रुपये इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह में कमाती होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीडीपी 110 लाख करोड़ है तो उसके 10% के हिसाब से भारत सरकार टैक्स में कितना कमाती होगी? 11 लाख करोड़ रुपीस, इतना सरकार टैक्स में कमाएगी। जितना भी जीडीपी उसका 10% सरकार टैक्स में कमा लेती है एवरेज। नाउ सपोज गवर्नमेंट ने मार्केट में से 5 लाख करोड़ रुपए लोन में लिए हैं और कहा 6% ब्याज हर साल हम आपको देंगे, यानी 5 लाख करोड़ रुपीस प्रिंसिपल पर 6% इंटरेस्ट, वो अराउंड जो भी मान लीजिए 30,000 रुपए या 30,000 करोड़ देने, तो क्या गवर्नमेंट पे कर सकती है? जवाब है हाँ, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि सरकार 11 लाख करोड़ रुपए अगर टैक्स में कमा रही है तो 30,000 का इंटरेस्ट चुकाना सेफ है। तो जब तक, इन अदर वर्ड्स, व्हेन योर जीडीपी ग्रोथ इज एट 10% और लोन का इंटरेस्ट है 6%, तो ग्रोथ रेट जब तक ज्यादा होगा तब तक योर इकोनॉमी सेफ, योर गवर्नमेंट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। तो इसको अब टेक्निकली क्या बोलते हैं? लोन इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर कितना है? 6%, इकोनॉमी ग्रोथ कितना है? 10%, तो दिस माइनस दिस जवाब आएगा -4। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। तो ये सिस्टम स्टेबल कब रहेगा? जब तक लोन इंटरेस्ट ज्यादा के मुकाबले ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो सिस्टम विल बी स्टेबल। दूसरा, कुछ लोग इसका उल्टा भी लिखते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ है 10 और जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ है 10 और लोन इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 6, तो जब क्या +4, तो ये भी सेफ ही दिखाता है ना। प्लस माइनस साइन का कोई सेंस वो लोड लेना है ही नहीं। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो भी लोन इंटरेस्ट है उसके मुकाबले जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। इधर भी वही बात है, जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा है, लोन इंटरेस्ट कम है। एज लॉन्ग एज दैट हैपेंस, साइन का तो वो तो आप फार्मूला कैसे लिखते हो उस पे, तो बोथ इंटरप्रिटेशंस आर करेक्ट, या बोथ फार्मूलाज आर करेक्ट। एज लॉन्ग एज जीडीपी ग्रोथ इज हाई, लोन इंटरेस्ट इज लो, द इकोनॉमी इज सेफ। अनसेफ कब हुए होंगे? तो साल 2000 के आसपास थोड़े अनसेफ हो गए थे, 2020 के आसपास अनसेफ हो गए थे, क्योंकि आप सोचो तब क्या हुआ होगा, क्योंकि ये तो कोरोना वाला फेज है ना, तो जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हो गया था, तो तब तकलीफ हो जाएगी। ये 2002 से ये वाले केस के अंदर भी कुछ जो भी उस जमाने की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई होगी तो तकलीफ हो गई। अब यही बात इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, उसी के पैरेलल कुछ बातें की एक और इकोनॉमिस्ट, डोमार कंडीशन फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी। ये हमारी एग्जाम के लिए काम का नहीं, और पूछे तो भी आप समझो डेट सस्टेनेबिलिटी कब है। अभी तो समझा भाई, लोन का जो ब्याज चला है गवर्नमेंट का उसके मुकाबले जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, तो डोमार कंडीशन उसी के साथ जुड़ा कंसेप्ट है कि पब्लिक डेट और जीडीपी के बीच कितना डिफरेंस चल रहा है वगैरह। एक्जेक्टली क्या हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, घूम फिर के बातें हमने अभी जो पढ़ा उसके आसपास तो करा है। ये डोमार कंडीशन एनसीईआरटी में नहीं, जैसे डिटेल में नहीं पढ़े, डेविड रिकार्डो एनसीईआरटी में दिया तो उसको हमने डिटेल में पढ़ा। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं, रात को मिलेंगे तो अभी और कहानी बाकी, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और उसके बाद और भी चीजें समझनी है। देखिए, डेफिसिट की फॉर्मूला निपटा दी, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज देख लिया, रिकार्डो सस्ता नशा करता था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, सारा कर्जा सरकार लेगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? तंबू राज की मुकेश अंबानी, दैट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी क्या थी? मंदी में सरकार ने ज्यादा खर्चे करने चाहिए, रेटिंग डाउनग्रेड, तो उससे डरने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी आगे और भी पढ़ना है हमें, जो रात को पढ़े, फिजल स्टिमुलस क्या होता है, ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं, एफआरडीएम एक्ट क्या है, उसका एस्केप क्लॉज क्या है, और गवर्नमेंट स्कीम्स के अलग-अलग प्राइस, गवर्नमेंट स्कीम्स के अलग-अलग टाइप्स, बजटिंग की प्रोसेस, लाइन आइटम बजट क्या, परफॉर्मेंस बजट क्या, जेंडर बजट क्या, वगैरह वगैरह, तो वो रात को खत्म करते हैं। आपका होमवर्क क्या है? पूरा दिन आपके पास है तो ये सब निपटा दो ताकि बुधवार की टेस्ट में अच्छे स्कोर ला सको, और फिर सीधा ये सारे कांसेप्ट देखेंगे मई महीने में। ये तो एक बार पढ़ लिया, इसको बार-बार देखने की जैसे तो ये सीन मुझे लगता भी नहीं, आसानी टॉपिक है, वंस यू फोकस एंड फिनिश इट वन टाइम। तो आई एंड द क्लास, रात को हम लोग वापस मिलते हैं।